बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन एंड आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, और अगर मैच देख रहे हैं तो खैरियत से नहीं हैं। आपको वेलकम करते हैं एक्सप्रेसो के ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज फिर धोखा दे गई पाकिस्तान की बैटिंग, फिर धोखा दे गई। अब से कुछ देर पहले हमने देखा मैच इस उम्मीद के साथ जब हम उठे कि भाई क्या बता आज कोई अच्छी खबर आई हो, तीसरा मैच है, 2 पहले हारे हैं, कई दिन से कई सालों से हम कोई मैच नहीं जीते, तो हमारे बैटर्स ने ज़रा सोचा हो बैठ के और अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आए हों। वो अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आए लेकिन फिर चले गए, आए और ऐसे ऐसे जाए गए, 0-0 पे आउट होने चले गए। कुछ समझ नहीं आई। सुबह आंखें खोल ली तो जज्बात हालात सब बदल चुके थे नाजरीन। जिस सुबह आंखें खुल गई हमारी, खुल गई, और वो जज्बात हालात बदलने का सिलसिला अभी तक जारी है। रिजवान साहब भी जिस तरह से कैच पे आउट हुए हैं, उन्होंने अपना जो 88 रन स्कोर कर चुके थे। आई एम नॉट श्योर कि कितना टोटल उन्होंने किया है, बट स्टिल जी जिस तरह से मोहम्मद रिजवान की विकेट गिरी है, उसके बाद अब क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि अब टीम का जो व्हाइट वॉश है उससे बचने का कठिन चैलेंज। I got the scorecard meanwhile, yes scorecard, और 197 for 6 इस वक्त ताज़ा तरीन स्कोर है। 47 ओवर्स पाकिस्तान की टीम, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इसको वनडे ही समझ लिया है, 50 भी नहीं खेल रहे भाई। ये टेस्ट मैच एक दिन में 90 ओवर होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने बैट करना है। पाकिस्तान ने आज एक अच्छा फैसला ही किया था कि दे हैव चोजन टू बैट, बट उसको क्या कहना चाहिए, उसको मटीरियलाइज नहीं कर पाए अपने उस फैसले को, और पाकिस्तान की यके बाद दीगरे विकेट्स गिरती रहीं। असद शफीक एंड साइम अयूब, द डेबिटेंट साइम अयूब, जिन पे हमें बहुत तकिया था, बहुत उम्मीदें थी, दे बोथ हैव फेस्ड 2-2 गेंदें और दोनों 0 पे आउट हो गए। इसके साथ साथ शाद मसूद साहब 35 रन बना सके। बाबर आजम द किंग, जिनकी किंगनेस कम हो रही है विद द टाइम, सिर्फ 26 रन बना सके। इसी तरह साउथ शकील जस्ट स्कोर्ड 5 रन, बट रिजवान मर्दे बहरान वंस अगेन। आई मीन अगर कोई पाकिस्तान के अंदर बैटर है जिसपे मैं बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर कहता हूं कि ट्रस्ट किया जा सकता है समहाउ, वो रिजवान है। तो वो बहुत से मौके पे इसको साबित भी करते हैं, और आज भी उन्होंने किया। बाबर आजम के भी नहीं बताया, 26 रन बनाए। 26 रन नहीं मैंने बताया, आपने सुना नहीं है। और दूसरा ये कि द बेस्ट पार्ट वाज कि रिजवान ने सिर्फ 103 गेंदों पे 88 रन बनाए। रिजवान ने ये अच्छी बात है कि उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेली है थोड़ा सा। क्रिकेट के लिए बाकी भी खेलने क्रिकेट ही आए थे, पर पता नहीं क्यों नहीं खेली हुई वनडे। लेकिन ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है नाजरीन। पहले जो पाकिस्तानी टीम से हमें उम्मीद थी कि चलें जी 2 टेस्ट मैचेस जहां हम हारे हैं, तीसरे में हम कुछ हिस्ट्री तब्दील करेंगे, लेकिन मुश्किलात हमें कम होती नजर नहीं आ रही फिलहाल। और देखते हैं क्या बनता है। अब चलें एटलीस्ट एक फाइटिंग टोटल तो है कम से कम। मैं कह रहा था कि 150 से नीचे ना हम चले जाएं, अब 200 बन गए। कोशिश करनी चाहिए आई थिंक पाकिस्तान की टीम को कि वो कम से कम 250 तो टच करे, और फिर उसके बाद वैसे अभी सलमान अली आगा हैं, सेटल बैटर हैं, अच्छा खेल रहे हैं। उनका भी 68.63 स्ट्राइक रेट है, 35 स्कोर किया उन्होंने 51 गेंदों के ऊपर। सो आई थिंक ही कैन कन्वर्ट, और ये अच्छा मौका है आगा के पास अगर वो एक अच्छा अपना एक इंडिविजुअल स्कोर बिल्ड करें। चूंकि पहले भी हमने देखा कि हमारे बैटर्स 50 को टच करते ही वो आगे नहीं जा पा रहे थे। रिजवान 88 तक गए, आई विश 100 करते, आगे लेके जाते, अच्छा स्कोर करते, लेकिन इट वाज आई वुड कॉल इट अ बैड लक और समथिंग। आई मीन वहां से बॉलिंग भी ऑब्वियसली अच्छी हो रही है। तो जनाब बहुत अच्छा दिन नहीं है कोई हमारे लिए। अच्छा, शान मसूद ने कल कहा था कि जी हम मेलबर्न टेस्ट से गलतियों से सीखा है, इज्तनाब करेंगे। बाबर आजम से उनको बड़ी उम्मीद थी कि वो बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन हम सबकी उम्मीदों की तरह उनकी उम्मीदों पे भी पानी फिर गया नाजरीन। और अभी कोई टेस्ट से सबक सीखा है या नहीं सीखा, या आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हमारे जो एनालिस्ट हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रिशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अवैस आपका भी बहुत शुक्रिया, रिशाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। रिशाद साहब सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल तो हमने बताई है और आपने देखी भी है। उम्मीदें हमें अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाए, ना हम ना शान मसूद की उम्मीदों पर टीम। क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ये आप सही कह रही हैं कि दोनों ओपनर्स का 0 पे आउट हो जाना ये तो बहुत ही बुरा आगाज था। और उमूमन ऐसा होता है कि कभी पाकिस्तान टीम के साथ ऐसा हो तो पूरी टीम ही कोलैप्स करके अराउंड 100 या अंडर 100 आउट हो जाती है। तो उस लिहाज से बहुत बेहतर रिकवरी है, और रिजवान की बहुत ही क्लास की बैटिंग है, बहुत ही जैसे बिल्कुल इमरान ने कहा कि मर्दे बहरान है वो पाकिस्तान के लिए। खासतौर पे मुझे याद है न्यूजीलैंड में भी उन्होंने कितने मुश्किल मौकों पे और इतनी फास्ट बॉलिंग पे न्यूजीलैंड में इतनी बेहतरीन बैटिंग की थी, और हमेशा वो 74 पे आते थे और
पाकिस्तान को हमेशा एक सेफ शोर्स पे ले जाते थे। तो आज भी उनकी बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग है, जिस तरह ऑस्ट्रेलियंस को उन्होंने जवाब दिया है, तो हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट। लेकिन डेफिनेटली ये बात है कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर एक लम्हा फिक्रिया जरूर है, बीच बीच में कुछ 50s हैं, हाफ सेंचुरीज हैं, लेकिन कोई स्टेडली जो पाकिस्तान की बैटिंग कही जा रही थी कि बिल्कुल सेटल्ड है और पाकिस्तान की टीम जो है वो 300-400 प्लस स्कोर्स करेगी, उसमें एक भी ऐसा स्कोर सीरीज में नहीं कर सकी। तो ये डेफिनेटली बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, और बाबर आजम का फॉर्म तो है ही मेजर कंसर्न है। तो इस वक्त कितने स्कोर आप समझते हैं अगर पाकिस्तान उन स्कोर तक पहुंच जाए तो बेहतर होगा, फाइट कर पाएंगे और इस बात का एहतमाल कम होगा कि ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत बड़ी लीड ले ले? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि बहरहाल जो भी सिचुएशन है इसमें अगर पाकिस्तान ऐसे 260 तक अगर पहुंच जाता है तो फिर भी ऑस्ट्रेलिया को कुछ प्रेशर में ला सकता है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है पिछले टेस्ट मैच में भी, तो ये मैं कहूंगा कि डेफिनेटली हो सकता है कि 260 प्लस के स्कोर पे पाकिस्तान कुछ ऑस्ट्रेलिया को एक प्रेशर में ला सके या थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सके। ऑस्ट्रेलिया की ऑफ कोर्स बैटिंग बहुत सॉलिड है और बहुत ही सेटल्ड है, लेकिन उसमें एक दो प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरह से अभी लबुशेन कर रहे हैं या फिर हेड कर रहे हैं, इन्होंने कोई बड़े स्कोर नहीं किए, तो इट इज पॉसिबल, और हम अपने थोड़ी सी स्लो बॉलिंग की वजह से भी, स्पिन बॉलिंग की वजह से भी उनको प्रेशर में ला सकते हैं। रिशाद साहब, बाबर आजम 26 रन बनाए हैं। ओपनर्स की हमने जहां बात की कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने भी कुछ अच्छा स्कोर नहीं किया, बाबर से एक्सपेक्टेशंस सबकी होती हैं कि बाबर कुछ ना कुछ बेहतर इनिंग्स खेलेंगे। प्रशांत मसूद भी बहुत इंप्रेसिव नहीं खेल पाया एज ए कैप्टन भी अगर देखा जाए। अब तो बैटिंग ऑर्डर ऑब्वियसली हमने चेंजेस भी की, चीजें बेहतरी की तरफ करने की कोशिश भी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो कह लें ना अफाका हुआ नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, ये एक्चुअली बाबर पे मेरा ख्याल है एक सही मशवरा कल मुश्ताक अहमद ने दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने विराट कोहली का एग्जांपल दिया था और स्टीव स्मिथ का दिया था। उन्होंने कहा था कि एक पॉसिबली एक ब्रेक चाहिए बाबर को, मुसलसल खेलते चले आ रहे हैं और उनकी जिंदगी में जो अभी वाकयात हुए हैं, जिस तरह से कैप्टनसी से उनको हटना पड़ा और कुछ और मामला हुए, तो उसमें एक प्रॉब्लम एक मेंटल फटीग का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि एक मेंटल फटीग बाबर की ज्यादा हो गई है, मे बी ही नीड्स अ ब्रेक। और इस तरह की अब शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह से उन्होंने ब्रेक दिया, तो वो उस तरह से मेरा ख्याल है एक शायद बाबर के लिए भी अब एक जरूरी हो गया है कि कुछ एक ब्रेक दें, और शायद हम किसी और प्लेयर किसको ब्रेक देंगे रिशाद भाई? सबको ब्रेक देनी पड़ जानी है। हम कल से ब्रेकें दे रहे हैं, ये ब्रेकें बढ़ रही हैं मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता, नंबर ऑफ ब्रेक्स। जी जी बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें डेफिनेटली लेकिन ऑफ कोर्स प्रेशर्स होते हैं। तो अब जिस तरह के साइम अयूब का जो मैं कहूँ कि उसमें वो 0 पे आउट हो गए, लेकिन ये कि ये सईद अनवर के करियर से उनको ही शुड टेक हार्ट, बिकॉज सईद अनवर अपने पहले मैच में दोनों इनिंग में 0 पे आउट हो गए थे और दूसरी इनिंग्स में भी उम्मीद रखिए आप, ये कह रहे हैं? अल्लाह ना करे, we will not be able to afford it। अच्छा, अब हमने बॉलिंग के अंदर क्या स्ट्रेटजी रखनी है? शायद हम बहुत बड़ा टोटल ना बिल्ड कर पाए, वैसे क्रिकेट है, सलमान अली आगा पे पता नहीं हम रिलाई कर सकते हैं या नहीं, लेकिन ये कि चले लेट्स सपोज कि हम अगर एक बहुत बड़ा मजबूआ नहीं बनाते तो बॉलिंग से क्या उम्मीद रखें फिर? जी हाँ, बॉलिंग से मेरे ख्याल में तो उम्मीद रखनी चाहिए। आप देखिए कि हमेशा ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि बॉलर्स ने हमेशा बेहतर परफॉर्म किया है और बैट्समैन ने लेट डाउन किया है। इवन पिछले टेस्ट में अगर आप देखें तो उसमें यानी 52 एक्स्ट्रास को अगर आप निकाल दें तो हमने प्रैक्टिकली ऑस्ट्रेलिया को दोनों इनिंग में 260 पे आउट किया है, विच वाज नो मीन अचीवमेंट। आई मीन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में दोनों इनिंग्स में अराउंड 260 आउट कर देना, तो दैट वाज नॉट अ मीन अचीवमेंट। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग से मुझे बहरहाल हमेशा ज्यादा उम्मीद रहती है और मैं समझता हूं कि बहरहाल एक अच्छे स्पिरिट से पाकिस्तान टीम बॉलिंग कर रहा है। मीर हमजा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, जमात भी कर रहे हैं और हसन अली ने भी एक टाइडी अच्छी इकोनॉमिकल लेंथ पे बॉलिंग की थी। मे बी यू नो यू कैन टेक सम विकेट्स टुडे। सो ठीक है, मरसद अवैस भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी भी जरा राय ले लेते हैं। वैसे आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आपने? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, हम बस पहले तो ठीक ही थे जब तक मैच सुबह उठे नहीं थे तब तक ठीक थे। जब तक ओपनर्स की हमने नहीं देखे थे ना स्टैट्स, उस वक्त तक तो ठीक ही थे। आप दो हमारे ओपनर्स 0 पे आउट हुए, आप तब भी ठीक है वैसे देख के? नहीं, अच्छा वो इसलिए लाइट चली गई, नजर ही नहीं आ रहा मैच। अपना ये तो कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाला मामला हुआ ना, बिल्ली तो वही हुआ। लेकिन ये था मामला कि अपना पाकिस्तान टीम ने कुछ चेंजेस जरूर की थी टेस्ट स्क्वाड के अंदर। मैं वैसे एक्साइटेड था कि चलें
साइम अयूब को यहाँ पर चांस दिया गया। वैसे आपको पता पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है इतने ब्रीफ डिसीजन लेने में नहीं जानी जाती कि आप वाइस कप्तान को भी यहाँ पर रेस्ट करते हो, फिर आप एक अपना स्पिनर को ऐड ऑन करते हो साजिद खान को। लेकिन जो बैटिंग के मसले हैं वो तो आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर, खास करके अब्दुल्ला शफीक की बात करें, अच्छे बैट्समैन है, लेकिन इमरान भाई आप इस चीज को एग्री करेंगे कि जब से उनके वो पिछले मैच के अंदर जो ड्रॉप कैचेस हुए हैं, जो कि बनता भी था तनकीद करना, लोगों ने उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज वगैरह भी किया सारे मामला में, तो बॉडी लैंग्वेज आपकी ऑटोमेटिकली उस वक्त गिर जाती है, क्योंकि आपके कैच ड्रॉप की वजह से आपके जो मुखालिफ बल्लेबाज उन्होंने अच्छा स्कोर आपको पाइल अप किया, जो कि मैच भी कॉस्ट आपको सामने नजर आया, चाहे वो पहले टेस्ट मैच की बात करें। वो ऑफ कलरनेस जो सी आपके ओपनर्स की वो नजर आती है आपको, वो प्रेशर ऑटोमेटिकली कल्टीवेट करता है आपके मिडिल ऑर्डर के ऊपर। शान मसूद अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन बात वही है ना कि ऐसा कप्तान शान मसूद को शायद ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैंने 30-40 में 50 नहीं करने, मैंने इसको कन्वर्ट करना है 100-150-200 के अंदर। अच्छी पार्टनरशिप बनानी है अपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पे। बाबर आजम अल्लाह करे, मेरी ख्वाहिश है कि 2024 उनका अच्छा साल हो, जो कि बाबर आजम हम जाने जाते थे, लेकिन बहुत डिफरेंस नजर आता है बाबर आजम की। अगर आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादातर आपको क्लोज टू द बॉडी आपको जाके खेलना पड़ता है। मुझे याद है पिछले मैच में भी वो दिखा रहे थे कि बाबर आजम जो पहला मैच था उसके अंदर कितना अवे फ्रॉम द बॉडी खेल रहे थे बॉल को, दूसरे मैच में कुछ करीब जाके अपना बॉडी बॉल लेके वो खेल रहे थे, थोड़ा बहुत उन्होंने स्कोर किया। लेकिन बाबर आजम ये नहीं है जो कि दुनिया चाहती है, वो चाहते हैं द किंग का उनका नाम है, चेसिंग के अंदर वो अच्छे जाने जाएं, एक अपना जो स्टेडी पाकिस्तान टीम को चाहिए वो नजर आए बाबर आजम से। लेकिन अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान का जो एक बैटिंग वाला जो मसला है वो टेस्ट मैचेस के अंदर तो आपके सामने है। मैंने कहा कि और सिडनी की विकेट ये स्पिनिंग ट्रैक विकेट है, यहाँ पर स्पिनर्स को तीसरे चौथे पांचवें दिन बहुत ज्यादा मदद मिलती है, क्रैक्स भी पड़ते हैं। साजिद खान को इन्होंने इंक्लूड किया, अच्छी बात है। इब्रार अनफॉर्चुनेट है कि वो इंजर्ड हो गए, लेकिन साजिद खान का 7 मैचेस के अंदर 22 खिलाड़ी उनके आउट है। एक मैच के अंदर उन्होंने 11 खिलाड़ियों को आउट किया था, तो बाकी आपने निकाल लें कि कितनी उनकी विकेट्स रही हैं। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर वो इतना ज्यादा नहीं खेले, उनको आइडिया नहीं है विकेट्स का। बहुत दारोमदार होगा उनपे कि वो किस तरीके से लीड करते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को, क्योंकि ना शाहीन है, हसन अली इस पे अपना सीनियर कैंपेनर है, लेकिन जो बैटिंग का मसला है अल्लाह ना करे मैच अभी है बाकी, लेकिन ये कॉस्ट करेगा आपको मैच। अब मैं नहीं चाहता कि 3-0 हो। बैटिंग के मसले की बात की अवैस आपने, तो बैटिंग के हवाले से तो हम बार बार बात करते भी आ रहे हैं टेस्ट मैचेस में, एज यू सेड कि बैटिंग का हमारा हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। अब कैप्टन हो उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है, जो जिन प्लेयर्स के ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं, दो के रिजवान ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है इस सारे सिनेरियो के अंदर, एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उसी हिसाब से आती है। देखिए अर्मिला, एक बात हमेशा जब आप टीम यूनिट की तरफ खेलते हैं ना, तो आप टीम यूनिट के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाते हो, आप एक प्लेयर पे कभी भी नहीं करते। हमारा एक मसला रहा, आपको याद हो कि हमें शायद बाबर आजम एरा से अब थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि निकलना पड़ेगा। इस सेंस में नहीं कह रहा कि बाबर आजम कोई अपने डाउनफॉल पे है, लेकिन इस चीज पे कि आप टीम यूनिट बन के मैचेस जीतते हो। आप एक मैच या 2 मैच एक बैट्समैन के या बॉलर के अपना बलबूते पे जीत जाओगे, लेकिन पूरा टूर्नामेंट आप कभी भी नहीं जैसे जीतते, आपको जेलअप होना पड़ता है। यहाँ पर सबसे बड़ा इशू हमारा ये रहा है कि अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें ना, मैंने कहा ना साइम अयूब को इसलिए क्रिटिसाइज मैं नहीं करना चाहता, पहला मैच है, ज्यादा वो फर्स्ट क्लास मैचेस भी नहीं खेले, 4 डे की बात कर रहा हूँ। और ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज के अंदर जब आप उतारते हो तो यार ये टेस्टिंग नर्व्स, आपको पता है कि सारे बैट्समैन यहाँ स्ट्रगल करते हैं, तो बेचारा भी बच्चा है, उसके ऊपर आप इतना कर नहीं सकते हो। लेकिन सारी की सारी बात होती है इंटेंट की, जो हम बार बार ये जो इतना वो मेरे दिमाग में बैठ चुकी है इंटेंट वाली बात के, लोग भी पक गए होंगे सुन के, आपके बैट्समैन का वो एग्रेसिवनेस नजर ही नहीं आपको आता। चाहे आप ऑस्ट्रेलियन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन को आप देखें तो वो आपके ऊपर हमेशा एग्रेसिव रहते हो, हर टीम का मैं इसी एग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मैं ये बात करता हूँ वैसे कि एक चीज बहरहाल अब वाजे होती है, हमें नजर आती है कि हर प्लेयर हर टीम के अंदर या हर लाइनअप के अंदर अगर आप 1-2 ऐसे प्लेयर्स नहीं रखेंगे जिनके अंदर अटैकिंग स्किल हो, यानी कि सिर्फ आप डक करके रोक के लेफ्ट करके, अब टेस्ट क्रिकेट को भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट भी रिवैम्प हो रही है। डेविड वार्नर जैसे लोग मैच की शक्ल बदल देते हैं। मैंने आपको इंग्लैंड के पिंडी में मैच का रेफरेंस दिया था, उसमें बहुत तेज खेले थे वो, और आज भी जब लास्ट मैंने देखा तो हम तकरीबन कुछ 54 रन के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट थे, और फिर उसके बाद जब मैंने स्कोर देखा तो वी हैड क्रॉस्ड 190 आई मीन विद इन नो टाइम। तो उसकी वजह रिजवान की वो तेज बैटिंग थी जो 103 गेंदों पे 88 रन उन्होंने बनाए। तो लगता है कि अब ऐसे प्लेयर्स की भी जरूरत है, मुझे लगता है कि प्लेयर्स को भी इन ग्राउंड पे ट्रेन होने की जरूरत है कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलें, टेस्ट क्रिकेट में भी थोड़ा एग्रेशन लेके आए। व्हाट डू यू से? देखिए मैंने कहा ना इमरान भी कि जो टेस्ट का डायलेमा था, जो ऑस्ट्रेलिया की बात करें चाहे वो बेसबॉल इंग्लैंड की बात करें, उन लोगों ने बिल्कुल चेंज करके रखा है। डेविड वार्नर ने भी, ऑस्ट्रेलियंस का हमेशा एक माइंडसेट रहा है। जब मैं सकलैन मुश्ताक के साथ शो कर रहा था, मुझे याद है
सकलैन मैंने एक बात की थी कि ऑस्ट्रेलियंस ये इस माइंडसेट से खेलते हैं कि पहले ओवर में आपके बॉलर को जज करते हैं। एग्जांपल साजिद खान की बात करूं, उनको ज्यादा उन्होंने पाकिस्तान में खेला, इन कंडीशंस में नहीं खेला, ज्यादा नहीं खेला ऑस्ट्रेलिया ने, उसको पहले ओवर में जज करेंगे। दूसरे ओवर में जहां उनको पता लगा कि यार इसका ये स्ट्रांग और वीक पॉइंट है, हमने इसके आगे अग्रेसिव रहना है, इसको प्रेशर में लेकर आना है, क्यों, आपका वो स्ट्राइक बॉलर होगा, सबकी नजरें उसके ऊपर होंगी, वो इस माइंडसेट से चलते हैं। हमारा मसला ये है कि हमारा जो बैट्समैन जैसे साइम अयूब अगर गया खेलने के लिए, मैं कल भी बात कर रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं वो फीलिंग थी कि यार इसके दिमाग में ये बात ना हो कि मुझे बकरा तो नहीं बनाया जा रहा, जब आपको पता है कि आपके ओपनर फ्लॉप हो गया, आखिरी टेस्ट मैच है, स्टेक पे लगा हुआ ना कि आपने एक मैच तो जीतना कम अज कम, अपनी इज्जत भी बनानी होती है आपने, तो मुझे बकरा तो नहीं बनाया जा रहा। आप बकरा नहीं बनाते हो, आप बेसिकली उस बैट्समैन को, यंगस्टर को आप बैकअप करते हो कि जाके अपनी नेचुरल गेम खेलो। वो पावर हिटर है, वो अपना वो कोशिश करता है कि हर बॉल को, जोन सा उसकी शॉट सिलेक्शन बड़ी अच्छी है, लेकिन साइम अयूब याद रखिएगा वो पेसर्स के खिलाफ बहुत अच्छा है, स्पिनर्स के खिलाफ उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू पेसर्स की मैं बात कर रहा हूँ। चले वहां जल्दी जरूर आउट है, लेकिन अगर उस प्लेयर को आप कहोगे कि यार आप जाके अंदर आपने अपना बिल्कुल थोड़ा सा मोमेंटम को चेंज करना है, टेस्ट क्रिकेट अपना टाइम वहां पर गुजारो, कोशिश करो कि विकेट पहले नहीं देनी है, सबके अल्फाज यही होते हैं, मैं भी अगर होता शायद मैं भी ये बात करता, लेकिन अगर उसकी अगर अग्रेसिवनेस को आप खत्म करोगे कि नहीं आपने अंदर जाके थोड़ा डिफरेंट मोड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, तो वो अगेंस्ट जाएगी उसके। ठीक है, लेकिन अवैस एक प्लेयर का अपना भी तो माइंडसेट होता है ना। मैं इरशाद साहब ये सवाल मैं आपके सामने रखूंगा जो अवैस बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इससे डिफर भी करूंगा कि अगर ठीक है, अगर आपको टीम मैनेजमेंट कोचेस आपको प्रेशर दे भी रहे हैं, आपका डेब्यू है, आप एक अपना गेम प्लान भी तो आपके माइंड में होता है ना कि वो आपने खेलना और उसके तहत आपने जाना है। नॉट जस्ट क्रिटिसाइजिंग हिज फर्स्ट इनिंग्स, आई मीन ओब्वियसली हो जाता है, अच्छी बॉल भी पड़ सकती है, प्रेशर भी होता है, देयर आर सेवरल रीजंस, लेकिन ये कोई पहले प्लेयर तो नहीं है जो कम एज के अंदर टेस्ट खेल रहे हैं। बहुत सारे दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं जो इस वक्त बड़े प्लेयर्स हैं, उनका भी आगाज ऐसे हुआ, तो आई थिंक एक प्लेयर की अपनी भी तो अपना गेम प्लान होना चाहिए। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। ये साइम अयूब 4-डे क्रिकेट भी खेलते हुए आए हैं और उसमें भी इनको तजुर्बा है, तो ये नहीं कि बिल्कुल नॉविस हैं, मतलब ये डेफिनेटली उनको एक इतना बड़ा टेस्ट मैच था, उसके लिए उनको डेफिनेटली एक अपने जहन में भी एक प्लान होना चाहिए था, एक स्ट्रेटेजी और एक अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। जी हाँ, और ये डेफिनेटली देखिए ये बात है कि इसमें और भी एक बहुत की पॉइंट है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लिए आइटिनरी बनाई गई, वो इवन हफीज ने अब जाके कहा कि इतना पुअर आइटिनरी थी कि उसमें हमें कोई प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिले, बिकॉज माना ये होता था कि 4-4, 5-5 प्रैक्टिस मैच होते थे एक 3 टेस्ट सीरीज में, तो उससे बैट्समैन को हेल्प मिलती थी एक्लिमेटाइज होने में और पिचेस, लेकिन इस दफा एक ही प्रैक्टिस मैच था और दूसरा तो बड़ा हरिडली रखवाया गया था, तो दैट वाज आल्सो पुअर प्लानिंग। इतने इंपॉर्टेंट टूर के लिए इतनी बड़ी गलती जो मैं समझता हूं कि अनपार्डनेबल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिहाफ पे, और बिल्कुल ये आप बात सही कह रहे हैं कि हमारे बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत जरूरी कि इम्प्रूव हो, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने जो टेस्ट सीरीज जीती थी 2 साल पहले और फिर 2 मुसलसल टेस्ट सीरीज जीती इंडिया में, इंडिया, तो वो वजह ये थी कि उनके बैट्समैन की टेक्निक जो थी वो बिल्कुल अप टू द मार्क थी, और बिकॉज उनके अकेडमीज 1986 से काम कर रही हैं, तो हमारे नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो है वो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट चीज है, वो $2.6 मिलियन से बनाई गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं खुद उसमें कई दफा मैंने विजिट किया, तो उसके जो वहां पे रूम्स हैं, वहां प्लेयर्स रह रहे हैं, वहां पे प्लेयर्स सो रहे हैं, उनका जिम खाली पड़ा होता है, तो उस नहीं किया जा रहा है। अच्छा इरशाद साहब, ये अभी एक स्टोरी भी मैं देख रहा हूं कि 2021 से अब तक पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे ज्यादा 15 टेस्ट कैप्स बांटी हैं, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर्स है, और इसमें तकरीबन 4 प्लेयर्स ऐसे हैं एज पर द रिपोर्ट जिन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है। ये कैसे है? आई मीन क्या हम ठीक करें कि नए लोगों को इंडल्ज करें फौरन ही इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, या नहीं? वो जो एक ट्रैक हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि आपको एक प्रॉपर ट्रैक लेकर आना चाहिए, डोमेस्टिक खेलते हुए आना चाहिए, नीचे खेल के फिर आप ऊपर आएं, कहीं हम जल्दी तो नहीं करें इन प्लेयर्स को लेकर, और शायद यही वजह है कि फिर वो ज्यादा खेलते नहीं हैं। मीर हमजा की हम बड़ी एग्जांपल देते रहे कि उन्होंने कितने साल पहले, कुछ 4-5 साल पहले उनका डेब्यू हुआ, एंड दोबारा उनका एक कमबैक हुआ। जी इमरान, और ये बात भी है कि देखिए हम लोगों ने पिछले 3-4 साल की जो बात करें उसमें खासतौर पे हम लोगों ने पीएसएल के परफॉर्मेंस पे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया। पीएसएल आफ्टर ऑल इज अ T20 फॉर्मेट, उसमें मैक्सिमम 4 ओवर्स होते हैं एक बॉलर के पास, चंद ओवर होते हैं, और बिल्कुल एक स्लॉगिंग का एक गेम है, वो एक फर्स्ट क्लास एक प्रॉपर गेम है, प्रॉपर क्रिकेट है। उसका जो तजुर्बा है वो प्लेयर्स को बिल्कुल आई मीन सुरखरू करता है बाद में, बिकॉज वो 4 डे वो लॉन्ग क्रिकेट खेले होते हैं, वो उसमें उनको पेशेंस और डिफेंस भी ज्यादा सीखते हैं वो, तो उस तरह की वो स्ट्रेटजी पे काम नहीं किया गया। शॉर्टर फॉर्मेट की बेसिस पे हम लोगों ने लॉन्गर फॉर्मेट के लिए
सेलेक्ट किया, विच वाज अ बैड स्ट्रेटजी। तो ये बड़ा जरूरी है कि इन चीजों पे फोकस किया जाए। और फिर एक खालिद महमूद साहब फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन ने कल एक बड़ी सही बात की कि जब टॉप पे आपका एक सेटल्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होगा, जब वो लोग क्रिकेट को समझते होंगे, वो प्रॉपर्ली लेके चलते होंगे, तो फिर उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा जिसमें आप प्लेयर्स को देखेंगे कि वो भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराहात हैं वो हैंड पिक्ड सरबराहान रहे हैं और वो अपनी फेवरेटिज्म की बुनियाद पर आए हैं, तो वो बोर्ड को चलाने से ज्यादा अपनी सीट बचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और वैसे इस पे आपका भी कमेंट कि प्लेयर्स को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू इंटरनेशनल क्रिकेट में इन कराने की जरूरत है, ना कि किसी एक मैच पे, किसी एक लीग पे उनको इंक्लूड किया जाए नेशनल टीम के अंदर और फिर वही बात की उनके करियर पे उसका पूरा जो इम्पैक्ट आए। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मतलब मैं क्योंकि अंडर 19 के साथ काम करता हूं, तो एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज है, जब से ये लीग क्रिकेट स्टार्ट हुई है ना, तो जब आप अंडर 19 के प्लेयर के साथ उठे बैठे या काम करें, तो वो पता क्या करता है, वो शॉर्टकट ढूंढता है कि यार मुझे पता है मैंने कश्मीर प्रीमियर लीग कैसे खेलनी है, मैंने PSL कैसे खेलनी है। क्यों? उसको पता है कि मैंने एक दो मैचेस के अंदर परफॉर्म किया, लाइमलाइट के अंदर हो, तो मेरा नाम जो है वो बोलने लग पड़ेगा, ट्विटर या सोशल मीडिया अकाउंट पे शोर सा मचने लग पड़ता है कि लड़का परफॉर्म करे, इसको लेके आए। मैं बार बार इस चीज का इसलिए जोर देता हूँ, किधर गए आपके जो अंडर 19 का जो गैप है पाकिस्तान के बीच में, उसको फिल करना बहुत जरूरी, शूज को फिल करना जरूरी होता है। आपके इतने लड़के तगड़े हैं, मैं कोट करता हूँ नसीम शाह की, अगर आप रिसेंटली जब अंडर 19 एशिया कप खेल रही थी, उनकी वो वर्डिंग्स हैं कि अंडर 19 जब मैं खेल रहा था उसके अंदर इतने तगड़े लड़के थे जो मेरे ज़हन में था कि शायद मुझसे पहले पाकिस्तान खेलेंगे, वो नजर नहीं आपको आते। क्यों? फिटनेस लेवल पर उन्होंने काम नहीं किया होता। सबसे बड़ी चीज होती है आपके वसाइल आपको मार देते हैं, आपको ख्वाब आपका पूरा करने देते नहीं है बंदे को। लेकिन उस ख्वाब को तामीर में लेके आना, वो सबसे बड़ा काम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है ना, कि पाकिस्तान ए के टूर्स किधर गए हैं, जो हम बार बार बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप मुझे बताएं पाकिस्तान शाहीन्स ने आखिरी टूर कब किया? वो आप पिछले साल वो पता नहीं कब जाके किया था, उसके बाद कोई आपको टूर नजर नहीं है जहां पर आप लड़के ड्रॉप करते हो, आप वापस पाकिस्तान शाहीन्स में भेजते हो कि जाके परफॉर्म करो, डोमेस्टिक में करते हो। हमारे क्लॉज भी है क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि जब आप पाकिस्तान खेलोगे तो आप फर्स्ट क्लास जो है कायदे आज़म ट्रॉफी, जो फर्स्ट क्लास आपके मैचेस है, उसको लाजमी आप खेलोगे। इतना ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो आपके सामने की बात है। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो खेलना नहीं चाहते। फिर स्पॉन्सर की अगर बात करूं, सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला होता है कि स्पॉन्सर क्यों नहीं किसी फर्स्ट क्लास टीम को स्पॉन्सर करता। वो कहता है आपका बड़ा प्लेयर नहीं है जिससे लाइमलाइट मुझे मिले। हाँ, और जाहिर बात है उसका वो जो कमर्शियल एलिमेंट है वो उसको नहीं मिल रहा होता। ठीक है, वैसे थैंक यू वेरी मच रिशाद साहब, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों साहिबान ने हमें ज्वाइन की, अपनी ओपिनियन हमारे सामने रखी। पाकिस्तान टीम बैटिंग बहुत अच्छी तो नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी एक ऐसे टोटल तक हम 200 तक ज़रूर पहुंच गए हैं, जिसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही हमने जो है ना एक गिव अप कर दिया है। आई होप कि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छा रिस्पॉन्ड करे तो हम मैच में वापस भी आ सकते हैं। खैर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और मैचेस का भी तज़किरा हमने करना है, वो सियासी होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। वैसे मैच को डिस्कस करने के बाद हम सियासी मैच की बात करेंगे। आम इंतखाबात के दिन जूं करीब आ रहे हैं, सियासी जमातें जो हैं उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्तें तैयार कर रही हैं, जो कि चंद रोज़ में जारी कर दी जाएंगी। और कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जो अपीलें हैं वो दायर करने का आखिरी रोज़ है, जिसके बाद इन अपीलों पर समाअत होगी। दूसरी जानिब जी PTI तमाम तर सियासी मुश्किलात के बावजूद इंतखाबात में जाने और जीतने के लिए पुराज़ नजर आ रही है। PTI के चेयरमैन गौहर अली खान साहब कहते हैं, उन्होंने मीडिया से इनफैक्ट गुफ्तगू की और कहा कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करें। इस प्रोसेस में से अगर टेक्निकल तरीके से किसी को नॉकआउट किया गया तो उसके बाद क्या होगा ये कोई पेशगोई नहीं कर सकेगा। बैरिस्टर गौहर खान ने यह भी कहा कि किसी को अकेले नहीं खेलने देंगे, ताहयात जो नाअहल शख्स है उसका रास्ता रोकेंगे, अंडर 19 टीम के साथ भी इलेक्शन लड़ेंगे। और साथ साथ ये भी दावा किया कि उम्मीद है कि 8 फरवरी को 90% मुखालिफिन को शिकस्त होगी। एक वैसे आफरीन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहीं ना कहीं क्रिकेट को ले ही आती है, क्रिकेट आ ही जाती है। अंडर 19 की बात कर ही ली उन्होंने। ये बस इसी वजह से अभी तक उनकी T20 चल रहा है, उनका जिंदगी का सियासत का T20 का। दूसरी जानिब कल पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की जो नजरखानी दरखास्त है, इस पर नजरसानी दरखास्त के ऊपर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर जो अहम समाअत है वो आज मुतवक्के है। दूसरी जानिब अहम मामला जिस पर पूरी सियासी क़यादत की इस वक्त नजरें हैं वो 62A कल भी हमने डिस्कस किया था, ताहयात नाअहली है नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की, यानी कि
दो पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान का मुस्तकबिल वाबस्ता है इससे, ओबियसली फिर दो पार्टीज का भी। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 7 रुकनी एक लार्जर बेंच है जिसने इस केस की समाअत भी की। मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस और जज साहिबान की जानिब से बहुत अहम रिमार्क सामने आए। एक तो जज साहब ने, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कुछ शिक्के तो हक़ाइक़ से मुतल्लिक़ हैं, वो आसान हैं, कुछ शिक्के थोड़ी मुश्किल हैं। जैसे अच्छे किरदार वाली एक शिक का उन्होंने तज़किरा किया, इस्लामी तालीमात का अच्छा रखना भी एक शिक है, पता नहीं कितने लोग ये टेस्ट पास कर सकेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा, उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या कोई शख्स हल्फिया तौर पर कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है। अगर 2002 में कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते और वो भी दीगर चीफ जस्टिस साहब जो मतलब इस तरह की शिक का शिकार हो जाते। दूसरी जानिब हम अगर बात करें तो दलाइल के बाद जो केस की समाअत है वो 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अब ये मामला किस जानिब जाता है, लेकिन सबसे अहम रिमार्क्स में से एक बात जो चीफ जस्टिस ने की, उन्होंने कहा कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट ना करें, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है और हम इसे वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसको एक ही दफ़ा सेटल कर दिया जाए। इस पर जनाब बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं, सियासी उमूर के माहिर हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनको अल सुबह हम वेलकम भी करते हैं। प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग और सुबह खैर भी आपको, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। बड़ी अहम ये समाअत है, बड़ा अहम ये केस है और मैं तो इसको सिर्फ इसी तनाजुर में देख रहा हूँ। मुस्तकबिल में भी जारी बात है फैसलों का असर होता है, लेकिन फिल वक्त इससे नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब का मुस्तकबिल वाबस्ता है। आप क्या देख रहे हैं इस केस के अंदर? सुबह खैर। और इस्लामाबाद में भी धुंध जो है वो शुरू हो चुकी है लाहौर की तरह। तो लगता है कि जो हमारे सियासी मंजरनामे पे धुंध है और जो मामलात पार्लियामेंट में तय नहीं हो सके, अदलिया की जानिब आए हैं, तो ये अहम तरीन हफ्ता है कि इस हफ्ते में आने वाले 8 फरवरी को बढ़ ना जाए धुंध डस्का वाली धुंध। इम्कान ये है कि ये अदलिया ये क्वेश्चन जो है वो सेटल करेगी और ये क्वेश्चन सेटल करने का बेहतर फोरम पार्लियामेंट था और वो हमारे जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, वो पार्लियामेंट में ये चीज़ें शायद तय नहीं कर चुकी। मसलन जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद 2010 के वक्त जब ये आइन को असल शक्ल में बहाल किया जा रहा था, तो उस वक्त ये जो 60 जिसका क्लॉज का आपने हवाला दिया है 62A, इसमें सादिक और अमीन के ऊपर ये डिस्कशन हुई और रज़ा रब्बानी साहब ने और दीगर पार्लियामेंटेरियन ने बड़े इसमें अहम नुकात उठाए। तो उस वक्त नून लीग ने इसकी मुखालफत की और वो इत्तेहादी भी थे पीपल्स पार्टी के, लेकिन उन्होंने उसका साथ न देने की वजह से उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन हम भी शिकार होंगे और यूं ये हमारे आइन का हिस्सा रहा। और ये जो 62A है ये जनरल ज़ियाउल हक के वक्त ये शामिल की गई, लेकिन जब बाद में आइन को असल शक्ल में भी बहाल किया गया तो ये बरकरार रही। तो अब ये है कि इसका जो हमारे सियासत पे क्या असर पड़ा कि पहले यूसुफ रज़ा गिलानी, फिर नवाज शरीफ और जैसे कि आपने तरीन साहब ने भी कहा है, और अगर इसके ऊपर कोई कोर्ट का डिसीजन होता है तो इसका फ़ायदा इसमें एक नाम का इजाफा कर लें, नवाज शरीफ, तरीन और मुस्तकबिल में इमरान खान भी इस पे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जो नायल सियासतदान हैं या नायल साबिक वज़राए आज़म हैं उनमें हमें इमरान खान भी इस वक्त लिस्ट में शामिल दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि चाहे इस्लामिक स्टेट हो, इस्लामिक लॉ हो या सेकुलर स्टेट हो, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का एक वोटर का राइट टू नो है कि मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा वजीर आज़म है, ये प्रेसिडेंट है, उसने कोई बदयानती तो नहीं की, क्या वो टैक्स डिफॉल्टर तो नहीं है, क्या वो कन्विक्टेड शख्स तो नहीं है, क्या उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, वो जाली तो नहीं है, क्या वो दोहरी शरीयत का आलम तो हामिल तो नहीं है, या इवन उसने झूठ तो नहीं बोला हुआ। और अगर आप इलेक्ट हो भी गए दौरान सदारत या दौरान इक़्तिदार, अगर आपके ऊपर ये एलिगेशन है, तो अमेरिका में आपने देखा है मोनिका लेविंस्की केस में प्रेसिडेंट को कितना टफ ट्रायल का सामना करना पड़ा और उनके एक सदर जो है झूठ बोलने पे मॉरल प्रेशर पे इस्तीफा दे के चले गए। तो ये अगर लॉ में हम जो मर्जी करें, लेकिन मॉरल प्रेशर पॉलिटिक्स में वो किसी न किसी शक्ल में रहेगा। वो अदलिया के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि वो मामला अवाम में जाएगा। लेकिन अच्छा, ये जो क्वेश्चन है रेलेवेंट सादिक और अमीन वाला, ये एड्रेस होना चाहिए कि कुछ चीजें वेग हैं। मसलन क्लियर टर्म में, जिस तरह मैंने कहा
कि टैक्स के मामलात हैं, डिग्री के मामलात हैं, नेशनलिटी के मामलात हैं, लेकिन इस्लामी तालीमात को डिफाइन कर देना चाहिए कि किस हद तक महारत उसमें जरूरत भी है या नहीं। ठीक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ताहिर साहब, दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ है, ऑब्वियसली हम लेवल प्लेइंग फील्ड की एक टर्म बार बार सुन रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी की जानिब से, अब बैरिस्टर गौहर भी बार बार इस हवाले से बात कर रहे हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद होना, फिर अपीलें होना, और अब अपीलों के बाद जो भी मामलात होंगे वो हमें अब पता चलेगा। लेकिन आपके मुताबिक जो बैरिस्टर गौहर साहब का दावा है कि 8 फरवरी को जो 90% अवाम है वो उनके हक में निकलेगी, और जिस तरह से वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अंडर 19 की टीम के साथ भी हम खेलेंगे, तो जितनी पुरुमीद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, आपको लगता है कि अवाम भी उन्हीं उम्मीदों पे उनको वोट करेगी, या जिस तरह से वो परसेंटेज का जिक्र कर रहे हैं? एक तो ये कि इंतखाबात से कबल हर सियासी जमात ये दावा करती है, जो रेस में उतरते हैं वो कोई भी ये नहीं कहता कि मैं हार जाऊंगा, अगर वो कहें तो इलेक्शन ही खत्म हो जाए। लेकिन तहरीक एतमाद पुर उम्मीद और पुर एतमाद क्यों है, उसकी 2-3 रीज़न है। वो उनका दावा ये है कि हमारे साथ जो 45% इस वक्त यूथ वोटर है, और वो यूथ स्पेस हम क्लेम कर रहे हैं, और सोशल मीडिया की भी हमें मावनत है, और हमारे पास सिंपथी फैक्टर भी है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो हम जब आवाम में जाएंगे तो हमारा कैंडिडेट मैटर नहीं करेगा, अगर पीटीआई की सपोर्ट है, टिकट है, तो वो ये अनफ होगा अर्बन वोटर के लिए। लेकिन वो इसके में 2-3 चीज़ें उन्हें एहतियात से देखने की ज़रूरत होगी कि क्या जो आपका कैंडिडेट है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में महारत भी रखता है, उसने ज़िंदगी में कोई इलेक्शन लड़ा है। अगर एक उम्मीदवार है जो काउंसलर भी रहा है, जो एमपीए भी रहा है, जो एमएनए भी 5वीं दफ़ा की टर्म का है, माजी में भी रह चुका है एमएनए, तो उसको इलेक्टोरल साइंस में अबूर है, और वो पोलिंग वाले डे को बड़े अच्छे अंदाज में मैनेज कर सकता है। हमने देखा कि 2008 में, 2013 में पीटीआई के बहुत से कैंडिडेट लूज भी कर गए जो निस्बतन नए चेहरे थे। तो इन चीजों को बड़ी एहतियात से इसका मतलब है जो ये क्लियर है, अभी डिसाइड होगा कि उनको इंतखाबी निशान मिलता है या नहीं। अगर तो इंतखाबी निशान मिलता है तो पीटीआई को सपोर्ट हासिल होगी, और अगर नहीं मिलता तो एक हल्के में उनके कई कैंडिडेट्स होंगे और सब दावा कर रहे होंगे कि उनकी वाबस्तगी तरीके इंसाफ से। ये जो सीनियरिटी का आपने जिक्र किया, इसका मतलब है आप फिर शहबाज शरीफ को फैसलाबाद वाली सीट पे बैक कर रहे हैं, नवाब शेर बसेर को, जो कह रहे हैं कि टिकट उनको मिले और तलाल को ना मिले। मेरा सवाल एक्चुअली टिकट्स की तकसीम के हवाले से, नून लीग के अंदर भी तो मैच पड़ा हुआ है इस वक्त, और ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर जब हम खबरें सुन रहे हैं, अयाज सादिक साहब और रोहेल साहब, शेख रोहेल साहब, और इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट्स पार्टी के अंदर आ रहे हैं, क्या ये नेचुरल है कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर वो वेव जो इस वक्त नज़र आ रही है, पार्टी को उम्मीद लगी है कि उनकी हुकूमत आने वाली है, वो अब सीनियर पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा टाइटन करिए, चूँकि कुर्बानियाँ देखनी चाहिए, आई गेस नंबर ऑफ इलेक्शंस या उम्र तो नहीं देखनी चाहिए टिकट देते हुए। आपका क्या टेक है ताहिर मलिक साहब? देखिए, ये दोनों फैक्टर हैं, और इस वक्त जो लाहौर में हम देख रहे हैं उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो पार्टी के अंदर तंजीमी इशू हैं, फैक्शंस हैं, धड़ेबंदी हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हल्का बंदियाँ जो नई हुई हैं। तो ऐसे हुआ है मसलन कि रोहेल असगर साहब का हल्का जो था, जहाँ से वो मुंतखब होते रहे, उसका कुछ हिस्सा अब एयाज सादिक साहब के हल्के में आ गया, और एयाज सादिक साहब ये कहते हैं कि इसमें जो मेजॉरिटी एरिया है वो एरिया है जहाँ से मैं इलेक्ट होता रहा हूँ। तो इसी तरह हमें ये मामला एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ के हल्के में भी नज़र आ रहा है, हमें पंजाब के और बहुत सारे हल्कों में नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे एक जो होता था, ये एक आम तौर पे स्पेसेस हैं, ये हल्का जी, ये जी फलां चौधरी निसार का है, ये शेख रशीद का है, ये साद रफीक का है, ये एहसन इकबाल का है। अब जब नई हल्का बंदियाँ हुई हैं तो वो चीज़ें उसमें डिफरेंट हो गई हैं, और उस लिहाज से प्रेशर है। दूसरा इसका फैक्टर ये है कि बहुत सारे नून लीग के जो साबिक अरकान हैं, ये इंपॉर्टेंट इलेक्टेबल्स हैं, उनकी दूसरी नस्ल तैयार है, और उनकी वो एंट्री चाहते हैं कि मेरा बच्चा, ये मेरा दामाद जो है, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब अपने दामाद को टिकट दिलवा रहे हैं, इसी तरह दानियाल अजीज अपने बेटे की एंट्री चाहते हैं, एहसन इकबाल अपने बेटे की एंट्री चाहते हैं, और गुजरात में हमें यही सूरत हाल नजर आती है चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात की। ये तकसीम लीडरशिप लेवल ये जो है आगे रेजिस्टेंस का सामना है। हाँ, ये तकसीम लीडरशिप लेवल आगे है ना। आई मीन हो सकता है जिसको नवाज शरीफ साहब टिकट देना चाहते हो उसको मरियम नवाज ना चाहती हूँ, ये भी तो हो सकता है। ये मैं फैक्शनलिज्म की जो बात मैंने ये की कि घर के अंदर भी डिवाइड है, सियासी अप्रोच में, सियासत की हिकमत अमली में फ़र्क है,
और दूसरा ये कि पूरे पूरे धड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब का अलहदा धड़ा है जिसको हमजा शहबाज लीड कर रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ का अलहदा धड़ा है जिसको मरियम नवाज लीड कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द पार्टीज हैं। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। सीनियर तजियाकार प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत और इलेक्शन की आमद है, इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं, पाकिस्तान में पहली बार हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने, आपको मालूम ही, हमने इनका जिक्र भी किया था, हम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर से इनका ताल्लुक़ है। नाम इनका डॉक्टर सवेरा प्रकाश है। इन्होंने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात जमा करवाए हैं जो कि जांच पड़ताल के बाद मंजूर भी हो गए हैं। डॉक्टर सवेरा प्रकाश खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PK 25 से इलेक्शन लड़ेंगी और इन पर पीपल्स पार्टी के टिकट पर ओबीसी जनरल सीट के लिए वो इलेक्शन लड़ रही हैं। ऐसे इनिशिएटिव्स पीपल्स पार्टी वैसे लेती है, हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं पीपल्स पार्टी को ऐसे इनिशिएटिव्स के ऊपर। और इनका मुकाबला ANP के रहनुमा और साबिक वजीर सरदार हुसैन बाबक, जबकि साबिक वजीर रियाज खान जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फेस से जिनका ताल्लुक है उनके साथ होगा, और साबिक कानून साज मुफ्ती फजल गफूर और दीगर भी इस दौड़ में शामिल हैं जिस सीट पर वो लड़ रही हैं। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। उनको सियासत के लिए किसने कायल किया, क्या सोचकर उन्होंने सियासत में आने का फैसला किया इन सच अ यंग एज, और हाउ डज शी फील व्हाइल कैंपेनिंग, ये सारे सवालात हमने करने के लिए आज उनको स्टूडियो में बुला लिया। बिल्कुल, डॉक्टर सवेरा प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सवेरा, मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली हम जिस तरह से कैंपेन का जिक्र कर रहे हैं, सियासत के अंदर आप जैसे माशाल्लाह यंग लोगों की आमद डेफिनेटली बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको सियासत में या पॉलिटिक्स में आने के लिए किसने कन्विंस किया, किसने इंस्पायर किया? कन्विंस तो मैंने खुद को किया है, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा इश्यूज मैंने देखे थे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लेवल पे ना, जहाँ पे मैं हाउस जॉब कर रही थी। तो उसके लिए मुझे उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन माइंड में आए थे, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स। पापा की वजह से ब्यूरोक्रेसी वैसे ही मतलब एज प्लान B प्लान C। तो जैसे मेरे हाउस जॉब ख़त्म हुई तो मैंने अपने फादर से भी डिस्कस किया था, तो बस तब से एक्टिवली पार्ट पॉलिटिक्स में लेना स्टार्ट कर दिया। जबरदस्त। सो व्हाई पीपल्स पार्टी? मेरा भी सवाल, पीपल्स पार्टी क्यों? पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है ना, और वुमेन सेंट्रिक भी है। हमारे जो US एम्बेसडर वो भी पीपल्स पार्टी से रिलेटेड थी। फिर मतलब हिना रबानी जो हो गई है, शेरी रहमान हो गई, और सबसे जो इंस्पायरेशनल एक फिगर जी, वो फर्स्ट एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की। लेकिन दूसरी जाने जब आप जनरल इलेक्शंस में जा रहे होते हैं, बिकॉज ये कोई स्पेशल सीट तो है नहीं, तो आप अपना वोट बैंक भी देखते हैं, आप पार्टी की वेव भी देखते हैं। तो KPK में क्या डॉक्टर सवेरा आपको वो वेव पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही थी, लाइक इन फ्रंट ऑफ मैनी अदर प्लेयर्स, जिसमें ANP है, जिसमें PTI है, जिसमें PMLN भी है, अच्छा तक JUI है? जी नहीं, प्रेवलेंस वहाँ पे नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पर आइडियोलॉजीज़ को तो नहीं छोड़ सकते ना, वो तो हम कमिटेड होते थे। और मतलब कि अभी जो सपोर्ट मुझे मिल रही है ना, मतलब वो पार्टीज़ को देख के नहीं सपोर्ट करते, हर पार्टी से मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हम इस पार्टी के पर आपको वोट देंगे। अच्छा, तो इतनी यूनिटी मतलब कि मुझे मेरे बुनेर के लोगों ने जो दी है ना, तो लाइक सबसे बड़ी अप्रिशिएशन की बात तो जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर सकूं। फिर सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे बुनेर के लोगों को कि मतलब वो लोग ना डिस्क्रिमिनेट, ना एज अ फीमेल, ना एज अ माइनॉरिटी, ना कि मतलब इस स्पेसिफिक पार्टी से उस चीज़ों को मतलब इग्नोर करके। अच्छा डॉक्टर सवेरा, मेरा अगला सवाल यही था कि एज अ माइनॉरिटी का हिस्सा होने के साथ साथ एज अ विमेन, और ऐसे इलाके में जहाँ पे आपने खुद भी कहा कि पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी के मुताबिक तो शायद लोग आपको वोट देंगे, लेकिन उनकी उस तरह से इंक्लूजन नहीं है। क्या चैलेंजेस रहे हैं आपको इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर? लोगों ने आपसे जब इंटरैक्ट भी आपने किया होगा, क्या चीज़ें हैं जो, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो लोग फील करते हैं कि वो लैक कर रहे हैं? मतलब सारा कुछ स्टार्ट से जो है ना, मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ जा रहा है सारा कुछ। मतलब कोई मसला फेस नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हर बंदा मतलब कि माइनॉरिटी,
फैमिली वो तो ऑब्वियसली ना, उसके अलावा कि ओवरऑल माइनॉरिटीज़, ओवरऑल फीमेल्स, वहाँ पे उनको अब इंकरेजमेंट मिले, मतलब एम्पावर हो रहे। वो मेल्स जो है ना वो खुद उनको कह रहे कि वहाँ पे मतलब ये ट्रेंड भी नहीं है ना कि फीमेल्स मतलब फीमेल्स को वोट देते भी नहीं है, हाँ। तो अब वो खुद मेल्स खुद उनको कह रहे कि मतलब आपने जाना है, और मतलब इस तरह से अब विद इन अ वीक मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी चेंज आ गया। आपको सुनते हुए जाने कि सुहेल वड़ाई साहब टाइप सवाल करने का दिल कर रहा है कि पढ़ी लिखी हैं, धीमा लहजा है, इलेक्शन और जलसों में तो बड़ा चीखना पड़ता है, तो कैसे कर लेती हैं आप? वो तो करूँगी, वो तो उस टाइम मतलब वो लोगों को देख के पैशन जो वो हो जाएगा आपको लगता है? जी इंशाल्लाह। ओके अच्छा, थोड़ा सा आपकी पार्टी की मैनिफेस्टो पे भी मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि आज के नौजवान, आप खुद एक यंग विमेन हैं, यंग पॉलिटिशियन हैं, आजकल के नौजवान परफॉर्मेंस पे बात डेफिनेटली करते हैं, वो सवाल करते हैं कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है जिसकी बेस पे वो वोट करें। आप जारी बात है अपनी पार्टी की मैनिफेस्टो लेके आवाम में जाएंगी, आप कन्विंस्ड हैं अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो से या उसकी पास्ट परफॉर्मेंस जो सिंध के अंदर रही है जिस पे आपका वोटर कन्विंस हो आपके लिए वोट करे? पर्सनली मैं कन्विंस्ड हूँ, और पर्सनली मेरे लिए मतलब ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि मतलब कि इंसानियत हो, हिदमत हो, और मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हो, वो नज़र आ रही है मुझे अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में। ठीक है। तो इसलिए मैं कन्विंस्ड हूँ, मतलब इंशाल्लाह सारा कुछ स्मूथ ही जाएगा आगे भी। आगे दीगर पार्टी जिनके कैंडिडेट्स की हम बात भी करे थे, उनके अगेंस्ट आप कंटेस्ट कर रही हैं, ऑब्वियसली उनकी और एक जो कह लें सिनेरियो है आपका एक डिफरेंट है, क्योंकि अभी आपने पहली दफ़ा सियासत के अंदर इस तरह से आप आ रही है, तो क्या लग रहा है कि मुकाबला या इस तरह की कैंपेन में कितना चैलेंजिंग होगा आपके आइंदा आने वाले दिनों में? बात ये है मतलब कि मैं इस इलेक्शन को एज मतलब कंपटीशन नहीं ले रही। मैं अपनी तरफ से एफर्ट कर रही थी, मेरे कंपटीशन नहीं बल्कि कह ले कि मेरे दुश्मन जो है ना मतलब वो पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, तो और मतलब ये जो जेंडर इनइक्वालिटी, तो इसलिए मतलब कोई भी लीडर आ जाए मतलब मैंने अपनी तरफ से एफर्ट करनी थी, तो मतलब कोई भी लीडर आ जाए उसने इंसानों के लिए मतलब खिदमत हल करना है, तो मेरी तरफ से भी उनको सपोर्ट होगी। मतलब आप मुबारक देंगी अगर आपके मुखालिफ कोई जीत जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया का कितना रोल है इस वक्त इलेक्शन कैंपेन के अंदर? आप खुद मैदान अमल में है, बड़ी पार्टी का टिकट है आपके पास, सोशल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट या कुछ पार्टियां जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत रिलाई कर रही हैं, तहरीक इंसाफ खास तौर पे, तो ठीक है ये रिलाई करना है, आपको लगता है कि नहीं प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड सिचुएशन इज डिफरेंट? बात ये है कि दोनों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया अभी जो यंग जनरेशन है ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करती है, तो मुझे भी मतलब मैंने पेज बनाया था, वो उस पर ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, मुझे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि आप ज़रा एक्टिवली पार्ट ये इसमें मतलब इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो व्हाट इफ़ यू नो आप इलेक्ट हो जाती हैं, आप MP हो जाती हैं, तो उसके बाद क्या आपकी प्लानिंग्स है, क्या करेंगी आप KP को लेकर, अपने इलाके को लेकर? सबसे बड़ा जो मेरा एम है ना वो एजुकेशन पे है, क्योंकि इलिटरेसी रेट वहाँ पे ज़्यादा है, और फिर उसमें वुमेन इलिटरेसी और ज़्यादा है, तो एजुकेशन पे इंशाल्लाह काम होगा। उससे जो सारे मसले हैं ना लाइक इकोनॉमिक, ओवरऑल पाकिस्तान में भी जो मसले इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो और ये जेंडर इनइक्वालिटी, मेरे ख्याल से एजुकेशन के थ्रू ये सारा सॉल्व हो सकता है। एजुकेशन के थ्रू स्किल्ड लेबर आ जाएगी, पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, उसके अलावा फिर अवेयरनेस, जो ओवरऑल अवेयरनेस के हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ में भी थोड़ी एजुकेशन हो जाएगी, अवेयरनेस हो जाएगी, अपने रोल का पता लग जाएगा कि कैसे पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में हम रोल प्ले कर सकते हैं। सो यूजुअली इस KP के जो इलाके हैं ज़्यादातर कबायली लोग हैं, वो ख़वातीन को इतना इनकरेज नहीं करते, हालांकि कुछ बड़ी ख़वातीन, बड़े नाम वाली ख़वातीन आई भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा से सियासत में बड़ा नाम उन्होंने बनाया है, तो आपको कोई ऐसी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है ख़ासतौर पे हल्के के अंदर कि नहीं ये तो खातून है, खातून को क्यों वोट दें, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, टोटली नहीं, मतलब वही बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेशन मुझे
नज़र नहीं आ रही, उल्टा आई थिंक कि मुझे एज मिल रहा है इस बात पे, क्योंकि वहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। तो इस बात पे उल्टा मतलब इवन के एक इंटरव्यू में, रेडियो पे इंटरव्यू में एक मतलब काफ़ी बैकवर्ड, मेरे हल्के से काफ़ी बैकवर्ड जगह से एक बंदे मैंने कॉल करके मतलब ये भी कहा था कि अल्लाह करे कि आपकी जैसी बेटी हर घर में हो। तो बात ये है कि हर घर में ऑलरेडी है, लड़कियों में काफ़ी पोटेंशियल है, उसको बस इनकरेज करने की जरूरत जी है। और वो एजुकेशन के थ्रू ही होगा। अच्छा डॉक्टर सवेरा, इन द एंड बहुत सारी खवातीन आपको देख रही हैं, जो कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करने जा रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप उसमें कामयाब भी हों। क्या कहेंगी, कोई मैसेज खवातीन को देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से? बच्चियों के लिए तो यही मेरा मैसेज होगा कि एजुकेशन पे फोकस करें, कि बड़ी सी बड़ी डिग्रीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ लाइक फुल अपनी एजुकेशन ट्राई करें कि जितने ज़्यादा कर सके। पेरेंट्स के लिए ये कि आप प्लीज़ लिमिट ना करें अपनी बच्चियों को, कि मसले काफ़ी होते हैं, लिमिटेशंस हेजिटेशंस बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने में, पर आप अपनी कोशिश करें, क्योंकि कल को सोसाइटी का जो लिंक होता है ना, वो एक फैमिली होती है। संभालना है, बिल्कुल ठीक है। वी सो प्राउड ऑफ यू, एटलीस्ट आप एक कोशिश कर रही हैं और अल्लाह करे जिसके बेहतर रिजल्ट्स आएँ, आप बेहतर कैंपेन कर पाएँ। डॉक्टर सवेरा प्रकाश से आप मिलें, शी इज़ गोइंग टू कंटेस्ट जनरल इलेक्शंस, हिंदू कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है और यही सबसे अहम बात है। हम आपसे मुलाकात करेंगे के बाद वापस आते हैं। दिखाते हैं आपको देसी फूड, जिसमें सुएब खान आज हमें एशियन फूड्स लेके जा रहे हैं। देखते हैं क्या खिलाते हैं, देखते हैं आज का सेगमेंट देसी फूड। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेसो के फूड सेगमेंट के साथ मैं हूं सुएब खान। आज मैं आया हूं एशियन फूड्स और ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पे सबसे बेस्ट देसी फूड मिलता है। क्या इनका देसी फूड बाकी देसी फूड्स के निस्बत इतना अच्छा है या नहीं, ये तो खा के पता चलेगा। तो आइए चल के ट्राई करते हैं इनका क्या लेवल है। जी, तो हमारे साथ हैं एशियन फूड्स के ओनर। अच्छा सर, आप हमें बताइए एशियन फूड्स का आपको आइडिया कहाँ से आया? आइडिया मुझे ऐसे आया कि ये मैंने डिशेस जो स्टार्ट किए हैं ना, ये मेरी वालदा की डिशेस हैं। वो खाना बनाया करती थी और लोग जो हैं बार अगेन एंड अगेन, यानी जिनको खिलाते थे वो कहते थे मैं दोबारा बना के भेजे। अच्छा, मैंने उनकी डिशेस से स्टार्ट लिया मुल्तान में। अच्छा अच्छा अच्छा। एशियन फूड के नाम से वहाँ रेस्टोरेंट बनाया। जी जी। देन यहाँ बना लिया। अच्छा। और डिशेस उन्हीं की हैं, उन्हीं के नाम से हैं, और कुछ डिशेस ऐसी हैं जो मैंने बाहर से सीखी और फिर चलाई। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। जी, तो हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत सायरा ताहिर। आपने आपको एशियन फूड का खाना कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम आमद है और मेरे कुछ कोलीग्स हैं, उन्होंने आज यहाँ पे एक डिनर प्लान किया हुआ था और एक पार्टी प्लान की हुई थी। अच्छा, तो आपको सबसे बेस्ट डिश कौन सी लगी जो आपको सबसे? मैंने यहाँ पे जैसे पायों का सूप पिया है। अच्छा। शोरबा पिया है। अच्छा। पंजाबी जिन कहते हैं प्याले च, तो मुझे वाकई चासा आ गई है। और आपको यहाँ का माहौल एम्बियंस कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और ये बड़ी अच्छी इन्होंने सारी जो सेटिंग की हुई है आउटडोर, वरना आउटडोर में आप लोगों से बैठा नहीं जाता। जी। क्या दोबारा आना चाहेंगी एशियन फूड? मैं बिल्कुल आना चाहूँगी, और बाकी सबको भी कहूँगी कि आप लोग आएँ, विजिट करें और अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको एंजॉय करें, और यहाँ का खाना भी खाएं, क्योंकि बात सारी होती है खाने की। जी। तो खाना बहुत अच्छा है, खाना खा के आप लोग मज़ा आएगा। जी सर, आप हमें बताएं खाने के बारे में कि आपको क्या खाना कैसा लगा यहाँ का? I'm not the first time here, so usually मैं यहाँ पे दो चीज़ों के लिए आता हूँ. One is ambience, and the second one is the unique taste of the food. Food is really very nice. अच्छा. Yeah. तो सबसे आपकी फेवरेट डिश कौन सी है यहाँ पे? Okay, the one I'm trying Zubeda Hanam's pulao, mutton pulao. Yeah. Mutton pulao. जी, तो हमारे साथ हुमैरा अरशद है, वो लाइव टेबल पे बैठी और खाना खा रही है, तो इनसे हम
जिन्होंने रिव्यू लेते हैं खाने के बारे में। जी मैम बताएं आपको कैसा लगा खाना? मुझे बहुत अच्छा खाना लगा है, सब कुछ बहुत अच्छा था और सबसे ज़्यादा दमपुख्त ने आज जो है ना वो मैदान मार लिया। अच्छा और आपने क्या क्या ट्राई किया है? अफगानी कढ़ाई थी जी जी और एक पाकिस्तानी भी कढ़ाई थी, बारबेक्यू था, फिश थी। मुझे फिश भी आउटस्टैंडिंग लगी है, बहुत बहुत टेस्टी। चले मैम हमने आपको डिस्टर्ब किया खाने के टाइम, थैंक यू वेरी मच अपना रिव्यू देने के लिए। ये तो आपने देखा मैम ने रिव्यू दिया, बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, टेबल से हमने लाइव इंटरव्यू लिया उनसे। तो चले खाना ट्राई करते हैं, फिर हम भी देखते हैं कैसा है। बहुत आला मटन चाप हमने ट्राई किया है, क्रिस्पी नरम, मुंह में जाते घुल जाता। जितने मीट लवर हैं उनके लिए तो ये मस्ट है, और जो चाप लवर हैं। वाह क्या बात है, अफगानी कढ़ाई वो भी मटन, मैंने तो अभी तक ऐसे नहीं खाई कहीं पे भी। ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा टेस्ट। हमारे पास अभी चावल और सालिम बकरा है, वो भी ट्राई करेंगे चावलों के साथ। बाकी भी है हमारे साथ मेन्यू में और चीज़ें, लेकिन अफगानी मस्ट ट्राई। क्या बात है यार, पूरा सालिम बकरा, साथ चावल, ऊपर काजू पिस्ता, अनबीटेबल। क्या बात है, ये है इनकी काबली कढ़ाई, हरी मिर्चों में ग्रेवी के साथ अदरक और मटन, ज़बरदस्त टेस्ट। पहले हमने अफगानी ट्राई की थी, वो थोड़ी ड्राई है, लेकिन ये ग्रेवी के साथ है, ये उससे भी ज़बरदस्त है, ये भी मस्ट ट्राई है। अब हम ट्राई करेंगे कबाब। अभी मैंने ट्राई किया शाही कबाब, जूसी चीज़ी कबाब। नॉर्मली होता है बहुत ड्राई कबाब होते हैं, लेकिन ये परफेक्ट जूसी और चीज़ी कबाब, शाही कबाब भी ज़बरदस्त। जी तो खाना हमने ट्राई कर लिया, और जैसा कि आपको पता है एंड में रिव्यू तो लाजमी देता हूँ मैं, और रिव्यू में सबसे पहले स्टार्ट करूँगा टेस्ट के साथ। टेस्ट में मैं ऑनेस्टली बताऊँ, देसी जगह से बहुत खाना खाया है, पर मैं आपको बताऊँगा ये 10 on 10 है। इतना ज़बरदस्त खाना, इतना टेस्टी खाना है। अगर आपने वाकई देसी फूड ट्राई करना है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, यहाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेस्ट है 10 on 10। अगर मैं एम्बियंस की बात करूँ, क्या बात है, खूबसूरत लाइव म्यूज़िक चल रहा है यहाँ पे। मतलब अगर आप ओपन एयर बैठना चाहते हो, ओपन एयर भी जगह है और इंडोर भी बहुत ज़बरदस्त जगह है, और इंतज़ाम भी किया गया बाहर सर्दियों में भी वार्म हीटर्स का। सो आई थिंक सो एम्बियंस इज़ लाइक 9 out of 10। तो अगर मैं बात करूँ हाइजीन की, तो किचन भी विजिट किया है, कस्टमर से भी रिव्यूज़ लिए हैं, और लोग यहाँ पे रिपीटेड दोबारा बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब हाइजीन तो मैंने खुद अगर मैं पॉइंट्स दूं तो आई विल गिव 8 out of 10। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, ये मेन MM आलम रोड पे आपको मिलेगा, राइट नेक्स्ट टू सॉल्ट एंड पेपर। तो आप ज़रूर आएँ और ज़रूर ट्राई करें यहाँ पे। एक्सप्रेसो के अगले फूड सेगमेंट के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। हम हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं, और सर्दियों में सेल्फ केयर, स्किन केयर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मौसम बदलता है, हमारी स्किन रूटीन बदल जाती है, पानी की कमी हो जाती है, बहुत सारे मसाइल होते हैं जो सर्दियों के आपकी जल्द के ऊपर होते हैं, जिसमें हम एक्जिमा की बात करें, क्रैक्ड हील्स की बात करें, आपकी जो ड्राइनेस है, फिर आपको थोड़ी एक्नी का इशू हो जाता है, इचिंग का इशू हो जाता है, बहुत सारे मसाइल हैं। और ख़वातीन को ख़ास तौर पर सर्दियों में अपनी स्किन की बड़ी फिक्र सताती रहती है कि इसको कैसे खूबसूरत
खूबसूरत बनाया जाए, इसकी हिफाजत कैसे की जाए। वैसे तो मर्द हजरात को हमसे ज़्यादा होती है, लेकिन ख़वातीन को चूँकि डिस्कस किया जाता है। लेकिन आज हम दोनों मर्द और ख़वातीन को डिस्कस करेंगे कि जो सर्दियों में आप अपनी स्किन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ड्राइनेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और क्या आपकी स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टर मदिया मलिक डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मदिया, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड। डॉक्टर मदिया, स्किन इश्यूज सर्दियों में ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, बिल्कुल। कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आज हम हमें बताएंगे कि सर्दियों में अमूमन लोगों को मसला होता है? सर्दियों में बेसिकली ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा इशू होता है। उसकी वजह ये होती है कि आपकी एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो लॉस हो रही होती है, तो आपकी जो स्किन है, द लार्जेस्ट ऑर्गन जो एक्सपोज हो रहा होता है एनवायरनमेंट के साथ, तो अपना मॉइस्चर जो है वो लॉस्ट कर देता है एनवायरनमेंट के अंदर। जब आपका स्किन का मॉइस्चर लॉस्ट होता है तो आपके अंदर से जो है वो नमी कम हो जाती है जो कि एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है वो पैची, इची, ड्राई, और फिर अगर आप ज़्यादा उसको स्क्रैच करेंगे तो बम्पी हो जाएगा, समटाइम रैशेज़ और एक्नी के भी स्कार्स और इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। So what you have to do in the winters, not like females, males also, even the every gender, और उसमें infants भी आते हैं आपके, कोई भी है, क्योंकि स्किन सबकी एक जैसी होती है, उसमें मेल हो, फीमेल हो या कोई भी जेंडर हो, तो उसका ख्याल आपने ऐसे रखना है कि फर्स्ट अगर बेशक आपको प्यास नहीं भी लग रही तो भी आपने पानी का इंटेक जो है वो प्रॉपर रखना है। उसके अलावा जो इंडोर आपके हीटर्स लगते हैं, आपके इन्वर्टर्स लगते हैं, वो भी ह्यूमिडिटी को जो है वो बाहर फेंक रहे होते हैं, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी वैसे ही लॉस्ट हो रही होती है। ह्यूमिडिफायर का यूज़ करना है आप लोगों ने इंडोर के अंदर, सो आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी मेंटेन हो, तो आपका स्किन का मॉइस्चर जो है वो लॉस्ट ना हो, कम से कम ड्राइनेस हो। और उसके अलावा हॉट शावर्स जितना हो सके उसको थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए, ऑल्दो नहीं कर सकते विंटर्स में। विंटर्स में वी कांट अवॉइड दैट, ये तो बहुत बड़ा मसला है कि वो हॉटनेस, जितना हॉट वाटर होगा वो भी आपके पानी को जो है वो इंटरनल वाटर को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो भी ड्राइनेस होगी। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप हॉट शावर के बाद अपने बॉडी के ऊपर ऑलिव ऑयल, आर्गन ऑयल या कोकोनट ऑयल। अच्छा, हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं, लेकिन आपने जो पहले वो स्टेजेस का जिक्र किया ना कि ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है, वो जरा मैं चाहता हूँ उसको कैटेगोरिकली बताएं, बिकॉज कहाँ से ये स्टार्ट होता है और कहाँ तक जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ड्राइनेस से ही शुरू होगा। फर्स्ट आपका स्किन मॉइस्चर लॉस्ट होगा, देन आपका जो है वो इची और पैची सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है हल्की सी खारिश और मतलब ड्राई सी फील होगी अगर आप उसका टेक केयर नहीं करते, मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करते या उसको ह्यूमिड नहीं रखते, तो वो जो है ना आप अगर डीप उसको वो खारिश करते हैं तो वो एक्नी और दाने से बनेंगे जल्द के ऊपर। ठीक है। और जैसे अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ जो आपकी जो हैं वो विंटर के अंदर ब्लू और ग्रीन भी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब ड्रॉप होता है, जो लोग हजरात बाइक यूज़ करते हैं तो फ्रोस्ट बाइट्स भी हो जाते हैं, उनके ब्लू से हो जाते हैं ना, तो वो भी एक्सट्रीम वेदर्स के अंदर जो है टेम्परेचर ड्रॉप करने की वजह से आपकी जो है स्किन के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप उसको फिर भी टेक केयर नहीं करते, लाइक आप ग्लव्स नहीं पहन रहे या आपने उसको कवर नहीं करे बॉडी को प्रॉपरली, तो वो जो है इवन इन्फेक्शन की तरफ भी लेके जा सकता है आपको। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर मदिया, ऑब्वियसली हमारी स्किन वही नजर आती है जो हम खाते हैं, जो हम इंटेक लेते हैं, पानी की कमी हो जाती है, लेकिन हमारी डाइट में भी समटाइम्स हम बहुत गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कॉफ़ी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, दो के दे आर इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल ज़्यादा इंटेक आपको ऑब्वियसली अफेक्ट करता है। सो हमारी डाइट किस तरह की होनी चाहिए जो हमारी स्किन पे नज़र भी आए? और आपको एक अच्छी बात बताऊं कि कॉफ़ी और टी का इस्तेमाल सर्दियों में अच्छा होता है। वो क्यों अच्छा होता है? क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ग्रीन टी, कॉफ़ी, इवन हॉट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट जिसको आप कहते हैं, वो भी आप सर्दियों में यूज तो वजन का क्या करेंगे फिर? ये बड़ा मशवरा तो बहुत अच्छा है कि हॉट चॉकलेट पिए आप, लेकिन वजन का क्या करेंगे? जो मीठी चीजें हम खाएंगे वो फिर आप ग्रीन टी यूज करें। जिनको वजन का इशू और जिनको वेट का इशू नहीं है वो डार्क चॉकलेट यूज करें। गुड आइडिया, ठीक हो गया। अब कितना इंटेक होना चाहिए आपका रेगुलर बेसिस पे? अब नॉर्मली लोग हर वक्त कॉफी भी पी रहे होते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जिनको बाकायदा एडिक्शन होती है। 2 to 3 कप्स तो आप नॉर्मली ले सकते हैं। ग्रीन टी तो आप जितने मर्जी ले लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक टी भी आप ले सकते हैं, इवन ब्लैक कॉफ़ी इज़ गुड।
अगर आप उसमें शुगर ना भी ऐड करें तो वो वेट लॉस के अंदर डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं खास तौर पे हमारी मदर्स या ओल्डर एज की जो विमेन होती हैं वो उनको ज्यादा स्वेयर होता है ये मसला, खास तौर पे इचिंग, खारिश वगैरह, स्किन पे मार्क्स आ जाना, बिल्कुल उसके हवाले से स्पेसिफिक हमें बताइए क्या है। डायबिटिक जैसे ओल्ड एज मदर्स की बात करें तो वो सेल्फ केयर वैसे भी कम करती हैं, उनको यही होता है बच्चों को तैयार करें, उनको अच्छा रखें और अपनी परवाह नहीं करती। तो उस केस में ये है कि बच्चे उनकी परवाह करें, उनको टाइम टू टाइम जो है मॉइस्चराइज़र और कोई भी जो पेट्रोलियम जेली इस तरह की मार्केट के अंदर चीज़ें हैं तो उनको वो अप्लाई करें। और उसके अलावा हेलोरॉनिक एसिड इज़ वेरी गुड इंग्रेडिएंट टू कीप योर स्किन मॉइस्चर नेचुरली। तो आप वो सिरम के फॉर्म में भी आते हैं, क्रीम्स की फॉर्म में भी आते हैं, वो भी कर सकते हैं। आजकल स्नेल म्यूसिन बड़ा जो है ना ट्रेंडिंग है। स्नेल आपने कीड़ा सा देखा होगा जिसकी जल्द हमेशा मॉइस्ट सी रहती है बिकॉज ऑफ द एंजाइम जो रिलीज करता है कि वो उसको ह्यूमिड रखे। तो उस एंजाइम को आर्टिफिशियली एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, अब वो स्किन केयर प्रिपरेशंस के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो वो क्या करता है आपकी स्किन को ह्यूमिड रखता है, जस्ट लाइक अ कोरियन ग्लास स्किन। तो अच्छा, ये जो कोरियन ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट है ये इधर से आया। हाँ जी बिल्कुल, वो अपनी स्किन को सिर्फ हाइड्रेट रखते हैं, दैट इज देयर सीक्रेट। मॉइस्चराइज रखें, आपकी स्किन जो है वो नेचुरली फ्रेश रहेगी, अच्छी अच्छा, ये ओवर द काउंटर चीज अब जैसे आपने रिकमेंड किया, ऑब्वियसली वो चीजें हैं जो शायद हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल बिल्कुल हैं, लेकिन समटाइम्स लोगों को आइडिया नहीं होता कि उनकी स्किन टाइप क्या है। ओवर द काउंटर गए, कोई भी मॉइस्चराइजर या कोई भी चीज उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, शायद आपको वो चीज सूट करी है, मुझे नहीं करी, लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है, उनको क्या कहेंगे आप? स्किन टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू नो कि आपकी स्किन टाइप क्या है। स्किन टाइप अब कैसे पता चलेगा एक लेमैन को? जब वो सो के उठते हैं तो एक पैच टेस्ट कर सकते हैं टिश्यू के साथ, अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करें। इफ देयर इज नो ऑयल देन इट मींस कि उनकी जो स्किन जो है वो नॉर्मल है। और अगर वो ड्राई हो रही है सुबह उठते ही तो दैट मींस इट्स अ ड्राई टाइप ऑफ स्किन। और अगर हल्का सा ऑयल आ रहा है आपके टी जोन पे या किसी भी एरिया में, इट्स मीन कि देयर स्किन टाइप इज ऑयली। तो अकॉर्डिंगली आपने जो है अपनी स्किन केयर को स्विच करना है। इफ़ योर स्किन टाइप इज़ ड्राई तो आपने क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर का जो है वो यूज़ करना है। अगर नॉर्मल टू ऑयली है, मतलब नॉर्मल है, ना ऑयली है ना ड्राई है, तो आप कोई भी टाइप का मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्नी प्रॉन है सो यू हैव टू यूज़ द जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, ताकि वो ऑयलीनेस जो है वो एग्रेसिव ना हो, क्योंकि ऑयल बेस अगर वो यूज़ करेंगे तो एक्नी जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी स्किन के ऊपर जो है ट्रिगर हो सकती है। स्मोक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और स्किन पोल्यूशन भी आपकी ड्राइनेस करता है, वो भी आपके जिल्द के अंदर से मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करा है, जैसे आजकल का सिचुएशन लाहौर के अंदर स्पेशली हुआ हुआ है, तो वो भी ड्राइनेस, इचनेस और इस का जो है ना वो कॉज बन रहा है स्मोक। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो चूंकि थोड़े मुझे अपना तो याद है गंदे बच्चों की तरह थोड़े हमारे हाथों पे वो जिसे ना स्किन ड्राई हो रहती थी, जबरदस्ती अगर कभी कोई वैजिन वगैरह अम्मा लगा भी देती थी वो रहता ही था। पर हमारे जो गांव देहातों के बच्चे होते हैं ना उनका तो मुंह ऐसे रहते ही हैं, उनके लिए कुछ बताएं। उनके तो बिल्कुल पैच बने हुए होते हैं, ड्राइनेस पैच और रेड हुआ होता है, रेड भी, और इवन स्किन जो है ऊपर से उतर भी जाती है। तो अगर किसी के घर में पेट्रोलियम जेली भी नहीं है, बहुत ही वो बैकवर्ड एरिया के हैं, तो वो आलमंड ऑयल यूज कर लें, कोकोनट ऑयल यूज कर लें, कोई भी ऑयल, इवन हाँ सरसों का, वो थोड़ा सा इची होगा, वो थोड़ा कड़वा सा होता है। अच्छा, वंस इट हैपेंस, आई मीन अगर आपकी स्किन के ऊपर इस तरह की ड्राइनेस है और वो रिकवर करती है वापस, तो क्या वो स्किन की ओवरऑल हेल्थ को कमजोर करती है या नहीं? एक नेचुरल प्रोसेस है कि स्किन खराब हुई फिर अल्लाह की तरफ से एक सिस्टम है, बॉडी ने उसको डिपेंड करता है कि आपने उसे कितना खराब कर लिया। अगर तो वो डीप स्कारिंग हो गई और वो इन्फेक्शन नहीं बना, वो सुपरफिशियल है, तो वो रिकवर हो जाएगा। अगर आपने उसे इतना बिगाड़ दिया है कि अब आपको कोई जो है प्रोफेशनल को गाइड करना है, कंसल्ट करना है, तो फिर वो नहीं हील नहीं करेगा मॉइस्चराइजर से। अच्छा, हाँ जी, फिर फर्स्ट आपको इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, देन यू हैव टू ट्रीट द ड्राइनेस। अच्छा, बच्चों के लिए ऑब्वियसली मैंने रिसेंटली, हाँ लास्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट बच्चों के लिए बड़ा मसला होता है कि उनकी स्किन पे कुछ ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग चीज अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे जो बहुत छोटे बच्चों? बहुत छोटे बच्चे मॉइस्चराइजर, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, इट्स वेरी सेफ ऑन एवरी काइंड ऑफ एज, आप उन्हें यूज करा सकते हैं। पेट्रोलियम जेली भी सेफ है, उसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है। मॉइस्चराइजर इज सेफ, हाँ जी। सेरामाइड्स कंटेनिंग मॉइस्चराइजर इज वेरी गुड और वो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। जो क्लास अफोर्डिंग है वो सेरामाइड्स कंटेनिंग मॉइस्चराइजर, हेलोरॉनिक एसिड कंटेनिंग मॉइस्चराइजर को जो है वो यूज करें, ठीक है। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते एटलीस्ट वो वेज़लिन को जरूर ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मदिया कि आपने ज्वाइन किया। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मदिया हमारे साथ मौजूद थी। सर्दियों में आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है ये आपको बता रही थी। अच्छे वैसे सीजनल फ्रूट्स भी बड़ा हेल्प करते हैं, अगर आप वो भी खाते रहे ना तो वो भी एक
कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम रखा होता है कि आपकी स्किन के लिए अच्छा है। और हाइड्रेटेड रहे, पानी पिए, नहीं पी सकते तो साथ ऐसी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आपकी पानी की मिकदार पूरी रहे। हमने वैसे तो आपको क्रिकेट के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी, लेकिन अभी हमने बेकिंग के लिए रखी हुई है, थोड़ी सी बेक हो जाए तो फिर हम निकाल के सामने पेश करेंगे। अभी ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मजाक और धौंस में क्या फ़र्क है? बच्चों को बुलिंग से आप कैसे बचा सकते हैं? बच्चे बुली जो होते हैं उनको ऑब्वियसली बहुत सारी रीजंस होते हैं, लेकिन पहले हमने ऑब्जर्व करना है कि कहीं वो बुली तो नहीं हो रहे। हमें फ़र्क का जो कहने तयन करना है कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है या उनको वाकई बुली किया जा रहा है। और अगर बच्चा आपसे आकर कोई बात करे कि उसको स्कूल में, कहीं ट्यूशन में, कहीं इर्द गिर्द अपने दोस्तों में इस तरह से कोई मजाक का निशाना बना रहा है, तो आप उसकी बात को सुने ताकि वो आपको बता सके और आप भी समझ सकें कि इसमें क्या फ़र्क है। अच्छा, इसमें सिर्फ बच्चे या सेम एज ग्रुप के लोग नहीं करते, बड़े भी करते हैं बाज़ औक़ात और उनको पता नहीं होता। हमने वकार भाई को आज इनवाइट किया लस्सुब, हमने कहा कि ज़रा इस अहम मौजू पे बात करते हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो वकार मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्यों आपने ये टॉपिक चूज़ किया? आई मीन, आपको कोई तनासुब ज़्यादा लगा या खुद आपका कोई तजर्बा ऐसा रहा आसपास, क्योंकि आप टीच भी करते हैं, आपने देखा, क्यों ये टॉपिक आपने? एक्चुअली तो ये है कि दुनिया में कोई हर तीसरा या चौथा बच्चा जो है वो बुली होता है, यानी इससे इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया लगाएं। और वो जो बुली होते हैं वो उस लेवल तक जाते हैं कि जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी, मतलब उनका ख़तरा होता है, ठीक है, और बहुत सारे इस तरह के हादसे होते हैं। तो इससे इस टॉपिक का अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना अहम है। ठीक है, तो बुली जो है बेसिकली आप जिस तरह कह रहे थे कि वो मजाक करना तो एक अलग चीज़ है ना, टीज़ करना भी एक अलग चीज़ है। टीज़ होता है कि आप एक तो अनइक्वल बेसिस पे होते हैं, फिर आप टीज़ करते हैं, दूसरा भी आपको टीज़ करता है, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। इसमें एक रिपीटेड एक एक्शन होता है मीननेस का, यानी आप मीननेस का या एक उसका उस तरह के रवैये को आप रिपीट करते चले जाते हैं। और दूसरा जो है और दूसरे को हर्ट करना और दूसरे को कंट्रोल करना, ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि मिलके हमें एक बुलिंग का जो एक हद-ओ-खाल है वो बताती हैं। तो अब सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है जब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं, और स्पेशली जो हम पेरेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जो बहुत ही पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने बच्चों को देखिए कहीं वो बुली कर तो नहीं रहे, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है ना। आपने ये देखना कि वो तो नहीं कहीं कर रहे। जहाँ पे बहुत सारे मामलात होते हैं कि जहाँ पे वालिदैन बच्चों के अमूमी तौर पे वालिदैन से सीख रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर पूरे तमादी आ गई है, सॉरी टू कट यू, उर्दू में मतलब हम तहकीर या तज़हीक भी कह ही सकते हैं। तहकीर किसी की तज़हीक तो नहीं कर रहे, मजाक की सूरत में। इससे भी थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे बेसिकली पावर आप एक्सरसाइज करते हैं और इम्बैलेंस ऑफ पावर होता है। उस क्लास में वो जो बच्चों की क्लास हम कह सकते हैं इस वक्त, तो बच्चों की क्लास में वो इम्बैलेंस ऑफ पावर को हम कहेंगे। तो वो जो इस तरह का पावर की एक्सरसाइज, अब मसला यह है कि बच्चा जो है वो किससे सीख रहा है? बच्चा तो सीख रहा है वालिदैन से, ठीक है जी। अब वालिदैन की तो आपको पता है, हमारे यहाँ अगर हम अपनी सोसाइटी के हवाले से बात करें तो आपको मालूम है कि जो एक नौदौलतियों वाला एक होता है ना, तो एक अचानक लोग नए अमीर होते हैं, अचानक आपके पास पावर आ गई। पावर की कोई भी शक्ल हो सकती है, लेकिन इस वक्त हम इमारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि पैसे की शक्ल में आपके पास बहुत ज्यादा पावर आ गई। उसके बाद वो जो एक खास किस्म का एतमाद होता है जो कि दूसरों को तहकीर गर्दानता है, जो आप दूसरों को दिखाते हैं अपने बच्चों में अगर शिफ्ट हो गया तो वो हो गया। दूसरा ये है कि बच्चों में अगर बहुत ज्यादा सख्ती है कि घर पे वो किसी तरह की आज़ादी उनको हासिल नहीं है और वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि स्कूल में करें। सो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हम अपने बच्चों को देखें कि वो तो कर तो नहीं रहे। दूसरा ये है कि जो दूसरे जो बच्चे हैं उनकी वो आपके साथ अगर वो बुली हुए तो आपके साथ क्या शेयर करेंगे स्टोरी, ये आपको एतमाद होना चाहिए कि वो आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको 100% एतमाद होना चाहिए। ये तो नहीं है कि वो होते रहेंगे और आपको बताएंगे नहीं। अब इसका जो की है, इसका जो की है कि वो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा आपको बताएगा कि नहीं बताएगा? जितना बच्चे के साथ आप उसकी स्टोरी में शरीक होते हैं, जब वो कहानी बताता है तो आप उसकी स्टोरी में जितना शरीक होते हैं इतना ही वो आपको शरीक करेगा। तो ये एक पैमाना है, बहुत ही सादा सा पैमाना है कि जब अपनी बच्चा अपनी स्टोरी सुनाता है या कहानी सुनाता है तो आप कितने इन्हमाक से कितने उससे सुनते हैं। अगर आप नहीं सुनते या आप उस तरह नहीं है, इतना ही वो तकरीबन आपका रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है। ओके, तो हर सूरत में आप उसकी स्टोरी का हिस्सा बने ताकि वो आपको अपनी स्टोरी का हिस्सा बनाए। वो अपनी स्टोरी का हिस्सा किसको बनाता है? अपने दोस्तों को बनाता है। और हद तक कि आपके वालिदैन के अपने वालिदैन के हवाले से भी बात बर्दाश्त कर लेता है। अगर कोई दोस्त कहता है, कर लेता है छोटा बच्चा, दोस्त की तहकीर बर्दाश्त नहीं करता वालिदैन के सामने।
क्यों नहीं बर्दाश्त करती या वालिदैन जो हैं, क्योंकि वो उसका लिसनर है, उसकी कहानी में वो उसके इन्वॉल्व है, तो ये स्ट्रेंथन जो इतना स्ट्रेंथ कर देती है आपको। अच्छा वकात, सॉरी मैं इंटरप्ट करूं, मुझे एक सवाल है, और ऑब्वियसली इस सवाल को हम नॉर्मली जहां पेरेंट्स की बात करें, बच्चों का उनके साथ एक बॉन्ड की, बट समटाइम्स पेरेंट्स ही अपने बच्चों को दूसरे के आगे बुली कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, हाँ, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को बुली कर रहे हैं, और वो बच्चा उसी बुली को आगे जाके लोगों के अंदर शिफ्ट कर रहा है। इस हवाले से बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी वजह यह है कि जनरली जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ है बच्चों के लिए वो वही मुकाबलाबाजी है। जब आप बुली कर रहे होते हैं अपने बच्चों को किसी और बच्चों के सामने, बहुत सारी जगहों पे सिर्फ इस वजह से कर रहे होते हैं कि आप कंपैरिजन में चल रहे होते हैं, यानी अपने बच्चों का और दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन में चल रहे होते हैं। उसके अंदर आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे की तज़ीक करते हैं मुकाबलाबाजी के हवाले से, उनके सामने उनको बताएंगे कि आप कितने नालायक हैं और वो फलां कितना नालायक है। आप इमेजिन कीजिए कि वो अनइक्वल बेसिस पे ना वो बच्चे जो हैं, वो तो दोस्त हैं, वो तो एक दूसरे की स्टोरीज शेयर करते हैं, ठीक, वहाँ पे आपका उनको तज़ीक का निशाना बनाने का मतलब ही ये है कि वो बिल्कुल एक ऐसा एहसास उसके अंदर पैदा हो गया, एक तासुर पैदा हो गया, वो आपको बहुत अरसे तक उसको कैरी करेगा, कंपटीशन की फिजा बना दी आपने। सेकेंडली ये है कि बुलिंग का एक और चीज़ भी है कि उसके है तो बहुत सारी किस्में हैं ना, मतलब एक फिजिकल है कि आप यानी फिजिकल होते हैं या आप किसी को मारते हैं, इवन किसी की चीज़ तोड़ना भी जो है वो फिजिकल में आता है। दूसरा ये है कि वर्बल है, वर्बल जो है बेसिकली क्विक होता है, फास्ट होता है, क्योंकि आपने फिर एक सोशल है, यानी दूसरी दोस्तों के सामने उसको करना, ठीक है। मसला ये है कि जहाँ तक मुझे लगता है ना कि इसका हल ये बहुत, क्योंकि कम्प्लेक्स दुनिया का मुश्किल तरीन मसला है ये बुलिंग, ये तो अभी हमने बच्चों को समझा नहीं, या बच्चों को समझा तो मालूम हुआ कि कितना सफ़र करते हैं। यानी इससे बड़ी कोई सफरिंग हो सकती है कि 45% जो बच्चा है वो छोड़ देता है अपना ड्रीम्स छोड़ देता है, वो परस्यू ही नहीं करता, अपने ख्वाब भी परस्यू नहीं करता, यानी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके बाद वो अपने ड्रीम्स जो भी उसने शुरू में सोचे होते हैं वो छोड़ देता है। 45%, क्योंकि उसका मॉरल वैल्यूज, उसकी सारी चीजें बर्बाद हो गई। तो इस वजह से ये इतना सीरियस टॉपिक है। टीचर्स के हवाले से कितना इंपॉर्टेंट नहीं है? अच्छा, क्योंकि टीचर्स एक बहुत बड़ा रीजन है इसका। आप एक और जहाँ पे आपने बात स्टार्ट में शुरू की थी ना कि हमें वालिदैन के तौर पे ये जानना है कि हमारा बच्चा जो है वो तो नहीं कर रहा, बिल्कुल इस तरह हमें अपने माशरे में ये जानना है कि क्या हमारा माशरा जो है वो बुलिंग को समझता है। आप माशरे को भी छोड़ दें, क्या स्कूल में जिस तरह आपने बात की टीचर समझता है? अगर टीचर, आप मालूम है हमें कि जितने भी हमारे यहाँ स्कूल्स हैं आप जाएंगे तो कितने के लोग समझते हैं। सेकेंडली आई थिंक कि जो इसको रोका जा सकता है, एक तो है ना कि हमारे गाँव देहातों में तो बेदरेग असातिज़ा करते हैं, और वो आप वाली बात है कि डोंट नो कि वो कर रहे हैं। वो बेदरेग करना तो एक अलग बात, मैं कहता हूँ कि वो जो कर रहे हैं बुली, उनको जिस तरह इनकरेजमेंट मिलती है, क्या बात है, आपने क्या मार्का मारा है। हम पावर को प्रस्तुत करते हैं ना, तो अगर कोई बच्चा भी इस तरह की हरकत करता है तो ना सिर्फ टीचर का सर फखर से बुलंद हो जाता है, वालिदैन का सीना चौड़ा हो जाता है कि क्या खूबसूरत हमारा बच्चा जो है ये आगे जाके कामयाब होगा। तो ये तो मामलात यहाँ पे हैं, और आई थिंक इसका जो सोल्यूशन है वो, क्योंकि पहली कम्प्लेक्सिटी तो ये है कि उसको बुलिंग को समझा तो जाए, और दूसरा जो है मेरा ख्याल है ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप स्कूल में कोई कमिटीज़ होनी चाहिए, यानी प्रॉपर एक कमेटी होनी चाहिए हर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। रिजॉल्व का आप समझिए कि कोई बच्चा भी अगर ये फील करता है, यानी पहले तब उसको एक बड़ा पॉइंट है, खवातीन लड़कियों का गलियों के अंदर जिस तरीके से, उसे अमूमी तौर पे तो लोग छेड़ा-छाड़ी कहते हैं, दैट्स लाइक मैसिव एंड एक्सट्रीम काइंड ऑफ बुलिंग, और हर लड़की इससे गुजरती है हमारी सोसाइटी में खास तौर पे, और बाज़ औक़ात तो मेंटल ट्रॉमा में चली जाती हैं लड़कियां। इस पे भी जरा बुलिंग हो या रेप की हद तक भी चले जाए, किसी भी लेवल पे चले, ऑब्वियसली उसकी एक्सट्रीम है ये। वजह क्या है? वजह तो यही है ना कि वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको ये किया जा रहा है वो कहीं वीक है, उसको एम्पावर किसने करना है? वो तो स्टेट ने करना है या मुआशरे ने करना है। तो उसका तो एक ही हाल है कि उसको एम्पावर किया जाए। आप क्यों नहीं करते? मिसाल के तौर पे बहुत ही कोई बहुत ही महंगी गाड़ी से एक खातून उतर रही है, चाहे उसका ड्रेस कोई भी है, ठीक है, किसी की जरूरत है कि उसकी तरफ उसको बुली करे, क्यों? क्योंकि वो पावर है, ठीक है। लेकिन एक वो जो मतलब एक डरी हुई सहमी हुई कोई लड़की किसी गली से जा रही है बेचारी, उसको भी आवाज करके जाएंगे, बात मार के जाएंगे, वो करके जाएंगे। और फिर ये है कि एक चीज जो मुझे लगता है इमरान के, मुझे समझ आज तक नहीं आती कि स्कूल इतना बड़ा एक चारदीवारी, इतना बड़ा एक मॉडल है, एक स्कूल एक आइडिया है, ये साइकोलॉजिस्ट के बगैर कैसे चलता है? मतलब पाकिस्तान के अंदर कितने स्कूल होंगे और कितने स्कूल हैं जिनके अंदर साइकोलॉजिस्ट होंगे? ठीक है, सो साइकोलॉजिस्ट यानी इसके हाल की तरफ अगर हम जाएं तो साइकोलॉजिस्ट और स्कूल की कमेटी, सबसे पहले तो साइकोलॉजिस्ट की उनको जरूरत है ना, जो स्कूल्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हमारे। हाँ जी, एग्जैक्टली, वो करें। ठीक है, टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात होती रहनी चाहिए। अपने बच्चों पे ध्यान दें, वो बुली कर तो नहीं रही किसी को, और जो हो रहे हैं तो तब उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली इन्वॉल्वमेंट रखें ताकि वो आपसे डिस्कस करें, शेयर करें। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
बात कर लेते हैं अब उस शख्सियत की, उस हस्ती की, जब भी हम उनका जिक्र करते हैं तो एक कहना चाहिए कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं, और उनको जन्नत की औरतों का सरदार नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। वो राहते जान है उनकी, और जितनी तारीफ़ उनकी करें उतनी कम है। किरदार के लिहाज से, उनके मकाम के लिहाज से आज हमने ज़रूरी समझा कि हम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके हवाले से बात करें, उनकी फ़जीलत पे बात करें। और फिर हमारे पास फ़हद काज़मी से बेहतर कोई शख्सियत फ़िल वक्त मैसर है नहीं जिनको हम मदू करें और उनकी ज़ात अक़दस के हवाले से हम बात करें। यकीनी तौर पर एक ऐसी पाक हस्ती जिसके ज़िक्र में अल्फाज कम हैं, वक्त कम है, लेकिन ज़िक्र भी बहुत ज़रूरी है। तो हम बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के फ़हद साहब की तरफ बढ़ते हैं। साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हमने इससे पहले भी बात की है, और जब भी हम बात करते हैं इतनी ज़बरदस्त शख्सियत है, इतना ज़बरदस्त मौजू है, मुझे लगता है कि जब भी हम बात करते हैं एक समासा बन जाता है। और यकीनी तौर पे अब जो ख़वातीन हैं जो पहले गुजर गई या जो आएंगी, इस हस्ती की सीरत को फॉलो करना एक एजाज़ की बात है, और मेरे ख्याल में इसी में कामयाबी है। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा उनकी शख्सियत के ऊपर रोशनी डालें। थैंक्स अ लॉट इमरान एंड अरमला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के हवाले से कॉन्वर्सेशन। इकबाल का एक शेर याद आ रहा है। इकबाल की एक पूरी नज़्म है बीबी सैयदा कायनात के बारे में फ़ारसी के अंदर, और इकबाल जो कि हमारे स्पिरिचुअल फाउंडिंग फादर हैं वजह तौर पे, उनका जो अकीदा है, जो लव है फॉर अहलुल बैत और फॉर बीबी सैयदा, वो एक और ही दर्जा था। फरमाते हैं नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन इमाम अव्वलीन व आखिरी। आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे चश्म है जो कि अव्वलीन और आखिरीन के इमाम है। और इकबाल फरमाते हैं बानुए ताजदारे हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। आप हज़रत अली उल मुर्तज़ा जो कि शेर खुदा हैं, वो आपके स्पाउस हैं, वो आपके बानू हैं। और ये पूरी नज़्म है, और इस नज़्म को जब कल्मिनेट करते हैं इकबाल, तो वो कहते हैं, मैं उसका तर्जुमा ब्रिज फॉर्म में रखना चाहूँगा, कहते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की जंजीर मेरे गले में है, वरना सैयदा मैं आपकी तुरबत का तवाफ करता और वहां पे मैं सजदे करता। ये इकबाल का अकीदा है। लेकिन क्योंकि शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन मेरा दिल जो है वो तो सजदे कर रहा है। स्पिरिचुअली मैं इतना कनेक्टेड हूँ आपसे। बीबी सैयदा के बारे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को भी अगर हम थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, शी इज पार्ट ऑफ मी। यानी बीबी सैयदा जो हैं, शी ट्रांसेंड्स द बैरियर्स ऑफ जेंडर। वो जेंडर रियलिटी से बड़ी एक रियलिटी है, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपना टुकड़ा कह रहे हैं। और ये मोहब्बत की बात है, आपके व्यूअर्स इसको एंजॉय करेंगे। हम लोग जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही अदना दर्जे पे मोहब्बत का क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, हमारे नज़दीक तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखुन पाक एक तरफ, आपके मुँह मुबारक एक तरफ, और पूरी कायनात दूसरी तरफ। बेशक हमारे लिए तो उनकी अजमत है, उन नाखुनों की, उन मुँह मुबारक की। तो जिसको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि ये मेरा टुकड़ा है, शी इज पार्ट ऑफ मी, वो क्या दर्जा है, वो क्या लेवल है। अच्छा अरमला एंड इमरान, कुरान की 2 आयात आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम जिस मज़हब को फॉलो करते हैं, कुरान इज़ द सोर्स बुक, और कुरान से ऊपर तो कोई हमारे लिए कमांड्स हैं नहीं जिनको हमने फॉलो करना है। कुरान में आयत ततहीर, ये चैप्टर नंबर 33 की 33 आयत का टुकड़ा है, और ये सही मुस्लिम के अंदर बीबी आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इसको रिवायत करती हैं इस आयत को, और तिरमिज़ी में बीबी उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह ताला अलैहा वो भी इसको रिवायत करती हैं। जब ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह तो यही चाहता है, ओ नबी के अहले बैत, ओ फैमिली ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ द प्रॉफिट, कि आपको हर किस्म के रिज से दूर कर दे। ये आयत नाजिल हुई, हर तरह से आपको क्लेंस कर दे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर ओढ़ी हुई थी, और आपने उस चादर के अंदर इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, हज़रत बीबी सैयदा कायनात को और हज़रत अली उल मुर्तज़ा को एनवेलॉप कर लिया। सही मुस्लिम की रवायत बीबी आयशा सदीका से, जामे तिरमिज़ी की रवायत बीबी उम्मे सलमा से। और फिर आपने इस आयत को तिलावत किया, ए नबी के अहले बैत, अल्लाह तो यही चाहता है कि आपको हर तरह की कमी आपसे दूर कर दे और आपको ऐसे पाक कर दे जैसे पाक रखने का हक है। तो अब बीबी सैयदा कायनात
वो खातून हैं जिनके बारे में कुरान की आयत है पीछे, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहिब कुरान भी हैं और जो सबसे बड़े और सबसे पहले और सबसे हतमी शारे कुरान भी हैं। हम कुरान की वो तफसीर लेंगे जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, दैट इज बाइंडिंग। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पे तफसीर कर रहे हैं इसकी। और बहुत ही मजे का वाकया है, टुवर्ड्स द कल्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब लाइफ दुनियावी तौर पे कल्मिनेट हो रही थी, तो मशहूर वाकया है, एक क्रिश्चियन डेलीगेशन मदीने में आया और वहां पर एक कॉन्वर्जेशन थी, एक थियोलॉजिकल कॉन्वर्जेशन हो रही थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से। जैसे मसीहियों का अपना अकीदा है, हमारा अकीदा तौहीद के ऊपर है, तो हम हजरत मसीह को मैसेंजर ऑफ गॉड, प्रॉफिट ऑफ गॉड समझते हैं, उधर अकीदा और है। तो वो एक कॉन्वर्जेशन जब डेडलॉक का शिकार हो गई, तो उस वक्त एक रिवायत थी कि जब कोई डिबेट डेडलॉक का शिकार होती थी तो फिर एक स्पिरिचुअल डायलॉग होता था, और उस स्पिरिचुअल डायलॉग को मुबाहिला कहते हैं। ठीक, कि दोनों जो कौमें थी या गिरोह थे या तबके थे, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे और वो कहते थे इलाहुल आलमीन, अगर हम हक पर हैं तो हमें प्रोटेक्ट कर, और जो हक पे नहीं है उसके खिलाफ अपने कोई डिवाइन रात की कोई निशानी का नजूल फरमा दे। तो सूरह आल इमरान जब ये इनकंक्लूसिव डायलॉग हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कहा कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो डायलॉग है इनकंक्लूसिव है, तो अब मुबाहिला होगा, स्पिरिचुअल डायलॉग, तो इनको आप कह दें इस डेलीगेशन को, कुरान की आयत वर्ड टू वर्ड, ये अपने बेटे ले आए, हम अपने बेटे ले आते हैं, ये अपनी खवातीन ले आए, हम अपनी खवातीन ले आते हैं, ये अपने नफूस अपनी जानें ले आए, हम अपनी जानें ले आते हैं, और फिर उसके बाद हम मुबाहिला करते हैं इस आयत का मफहूम। अब आप देखें कि ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी तौर पे लाइफ की कल्मिनेशन के पास का वाकया है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पे मेल एयर्स तो नहीं थे, ज़ाहिरी तौर पे बज़ाहिर, लेकिन अल्लाह कह रहा है बेटे ले आए। ठीक, और किसी को भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे के हुक्म में लेके जा सकते थे। ठीक, लेकिन आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आपने मुंतखब किया, वो बेटों के मिस्ताक हैं। और ख़वातीन वहाँ पर बहुत सी सहाबियात, ऑनरेबल ब्लेसेड विमेन मौजूद हैं वहाँ पे, उम्महातुल मोमिनीन, हमारे माँ बाप उम्महातुल मोमिनीन पे कुर्बान, वो मौजूद है वहाँ पे। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम on the instruction of Almighty Allah, he selects only one woman. तुम अपनी खवातीन ले आओ, हम अपनी खवातीन ले आते हैं, मगर एक खातून को पिक किया जाता है, और वो खातून बीबी सैयदा कायनात बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा। और तुम अपनी जाने ले आओ तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद और अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम, ये ब्लेसेड 5। मैं आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, इमरान एंड नरमला, आपका प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मेट में है, आई रियली एंजॉय व्हेनेवर आई कम। इस वक्त करने का काम ये है कि सेक्टेरियनिज्म से बालातर होके, फ़िरका वारियत से बालातर होके, अहले बैत अतहार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली की प्रोमिनेंस को, उनकी सेंट्रलिटी को समझें, और उसकी प्रोमिनेंस के ऊपर उम्मत का कंसेंसस है, हमारे स्कॉलर्स का कंसेंसस है। इमाम मालिक जो कि इतने बड़े हमारे स्कॉलर हैं, इमाम मालिक ने कहा मेरे नज़दीक जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा दें कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, तो मेरे नज़दीक, इमाम मालिक कह रहे हैं, प्रॉफिट के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा से बढ़कर कोई नहीं है। वाह वाह वाह, she is the pivot, she becomes the pivot. We got just last 1 minute, almost 40 seconds. आजकल के मुसलमान खासतौर पे ख़वातीन, उनको कैसे इससे सबक लेना चाहिए और इस फ़ज़ाइल से कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं? देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ़ज़ाइल का बयान तो हो रहा है, हम करते हैं, लेकिन जब ये फ़ज़ाइल हमारे दिल के ऊपर असर करते हुए हमारी डीड्स और हमारे कैरेक्टर और हमारे एट्रीब्यूट्स में ट्रांसलेट नहीं होंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। तो वक्त यह आ गया कि बीबी सैयदा की इबादत, बीबी सैयदा की रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत, बीबी सैयदा का जो कैरेक्टर है, उसके जो चीदा ट्रेट्स हैं, उनको भी हमने असिमिलेट करना है। और फाइनल बात यह है, बीबी सैयदा इज नॉट जस्ट अ रोल मॉडल फॉर वुमेन, she is a role model for men also. Indeed. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। और as I always say कि वक्त कम है और बातें बहुत है करने के लिए, फ़ज़ाइल बहुत हैं, अभी तो शायद हमने नहीं किया और इतनी शायद हमारी औकात है भी नहीं कि हम कर पाएँ, लेकिन हाज़िरी ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है और फिर जानकर अमल करना ज़रूरी है। हमारी दुआ है
कि हमें कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाए और हम कुछ ना कुछ इन शख्सियात से सीखें और इस पर अमल करें। प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।